ठीक है। तो आज हम चैप्टर 7 के सेकंड पार्ट की तरफ हैं। हमने कल हाफ चैप्टर पढ़ा था क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा था, तो हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 7 चैप्टर का फर्स्ट हाफ हम कल पढ़ चुके हैं और आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। कल के पार्ट में हमने ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के बारे में देखा था चैप्टर नंबर 7 में, जिसमें उन्होंने बताया कि लीडरशिप में लीडरशिप कैसे करनी चाहिए, अच्छे लीडर की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या क्या अच्छा लीडर में क्या क्या नहीं होना चाहिए, कैसे हमें अपना रिज्यूमे बनाना चाहिए, कैसे हम उसको रिज्यूमे को फॉरवर्ड करें, किधर किधर डालें, कैसे हम कहाँ कहाँ अप्लाई करें, कौन कौन सी एजेंसी से हम कांटेक्ट करें। तो ये कल हमने सब जाना एकदम सिस्टमैटिकली। नेपोलियन हिल ने हमें बताया है कि कैसे हम इस दुनिया को फेस करें, कैसे हम अपने कैलिबर को इंक्रीज करें और अपने को कैसे मार्केट करें, कैसे हमें मार्केट करना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज हमें होनी चाहिए, वो उन्होंने बताया। अब आज हम और आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या हमारे अंदर और क्वालिटीज होनी चाहिए। वो हम जज करेंगे कि क्या हमारे अंदर है, ये नहीं है जो जिससे हमें सक्सेस मिल सकती है। तो आज हम और जानेंगे इस चैप्टर के बारे में, जो कि हमने कल हाफ ही पढ़ा था। उसके बाद जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करते रहें, क्योंकि नेपोलियन हिल की बुक जो है वो एक ऐसा लैंडमार्क है जिसे आप एक बार पढ़कर नहीं समझ सकते, उसे आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा। तो जो भी चैप्टर आपको नहीं समझ में आता है उसे कई बार पढ़िए। जिस चैप्टर के बारे में आप सोचते हैं कि ये मेरे के अंदर नहीं है, मेरे अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, तो दृढ़ इच्छा शक्ति वाला चैप्टर बार बार पढ़िए। अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर कहीं इमेजिनेशन की कमी है तो उस वाले चैप्टर को बार बार पढ़िए, क्योंकि जितनी बार आप इस बुक को पढ़ेंगे उतनी बार आपको कुछ नई चीज पता चलेगी और मनी की तरफ आप अट्रैक्ट होते रहेंगे जब आप इस बुक को बार बार पढ़ेंगे। तो कोशिश करिए कि जो चैप्टर आपको एक बार जो सेशन में पढ़ाया जाता है उसके बाद दोबारा पढ़िए, या आप अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो एक बार नहीं कम से कम 2 बार इसको चैप्टर को ध्यान से समझिए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, इनको बोलना क्या है। क्योंकि कई बार हम चैप्टर को पढ़ लेते हैं लेकिन उसका जो अंदर में डीप मीनिंग है वो समझ में नहीं आता। तो आपको जो चैप्टर को जिसका भी डीप मीनिंग पढ़ना समझना है नेपोलियन हिल की बुक का जो थिंक एंड ग्रो रिच है, तो उसको कम से कम 2 या 3 बार पढ़िए, तो आपको आसानी से उसका मतलब समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 7 के जो बचा हुआ हमारा पार्ट है उसकी तरफ। आपकी क्यू एस रेटिंग क्या है, इधर से चलेंगे। हम्म, आपकी QQS हम्म, से आपकी QQS रेटिंग क्या है? सेवाओं की प्रभावी मार्केटिंग सफलता का के कारण स्पष्ट रूप से और विस्तार से बता दिए गए हैं। जब तक इन कारणों का अध्ययन तथा विश्लेषण नहीं किया जाता, तब तक उन्हें समझा नहीं जा सकता। तब तक कोई आदमी अपनी सेवाओं को प्रभावी ढंग से और स्थायी रूप से नहीं बेच सकता। हर आदमी को अपनी व्यक्तिगत सेवाओं का सेल्समैन होना चाहिए। हम्म, सर्विस की गुणवत्ता, मात्रा और भावना काफी हद तक तनख्वाह और रोजगार की अवधि को तय करती है। व्यक्तिगत सेवाओं की प्रभावी मार्केटिंग के लिए, जिसका अर्थ है अस्थायी मार्केट, संतोषजनक मूल्य, सुखद स्थिति, आपको QQS फॉर्मूला अपनाना चाहिए और उसका अनुसरण करना चाहिए, जिसका अर्थ है क्वालिटी क्वांटिटी प्लस सहयोग की सही भावना इक्वल टू सेवा की आदर्श सेल्समैनशिप। क्यूक्यूएस फॉर्मूले को याद रखें या इससे भी अधिक करें, इसकी आदत डाल लें। QQS मतलब क्वालिटी, आपकी क्या कैसी क्वालिटी आप दे रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में दे रहे हैं, और क्या आपकी सहयोग की सही भावना है। तो आपका वो जो आप जो अपने को बेच सकते हैं, अपने को मार्केट कर सकते हैं, वो ही आपका सेवा की आदर्श सेल्समैनशिप होगी। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। हम्म, आइए हम इस फॉर्मूले का विश्लेषण करें ताकि हम आश्वस्त हो सके कि हम इसका अर्थ ठीक समझ गए हैं। पहला, क्वालिटी। सेवा की क्वालिटी का अर्थ है पद संबंधी हर डिटेल में सर्वाधिक प्रभावी और कार्यकुशल तरीके से प्रदर्शन और मन में हमेशा अधिक कार्यकुशलता का लक्ष्य। दूसरा, क्वांटिटी। सेवा की क्वांटिटी का अर्थ है हमेशा अपनी क्षमता के हिसाब से पूरी सेवा देना। आपका लक्ष्य होना चाहिए सेवा की मात्रा को बढ़ाना। अभ्यास और अनुभव और निपुणता को विकसित कर सकते हैं।
एक बार फिर आदत शब्द पर जोर दिया गया है। तीसरा, स्पिरिट। सेवा की स्पिरिट या भावना का अर्थ है खुशनुमा तालमेल का व्यवहार, जिससे सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त हो सके। तो 3 क्वालिटीज होनी आपकी चाहिए सर्विस की हमारे क्वालिटी और अंदर। क्वांटिटी। हमारे अंदर 3 क्वालिटी होनी चाहिए। एक तो मतलब क्या हमारे अंदर ये जो QQS फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि क्वालिटी होनी चाहिए, कि कैसी क्वालिटी हम दे रहे हैं लोगों को, कैसे हम, कितना क्वालिफाइड है हम, कितने कार्यकुशल हैं, कितना हम दे सकते हैं, कितना हमें पता है हर चीज के बारे में जिस फील्ड में हम जा रहे हैं। फिर क्वांटिटी, मतलब कितना हम सेवा जो दे रहे हैं वो धीरे धीरे और बढ़ा रहे हैं, या हम सेवा बस उतनी ही दे रहे हैं जितना हमें पैसा मिल रहा है, या हम उसको कुछ और ज्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अपने पैसे से, जैसे आप किसी जॉब में काम करते हैं और आप सोचते हैं कि मैं सिर्फ अपने एम्प्लॉयर को उतना ही वर्क दूं, उतना ही काम दूं जितना वो मुझे पेमेंट करता है, तो आप अच्छे एम्प्लॉय नहीं है। क्योंकि एम्प्लॉय वो होता है जो अपने एम्प्लॉयर को अपने जो उसको वेतन मिल रहा है उससे ज्यादा देता है। अगर वो उससे ज्यादा देगा तो वो सफलता की सीढ़ी पर है, क्योंकि उसने ये देख लिया कि वो सेवा भाव कर रहा है, उसके पास वो चीज दे सकता है, तो क्यों ना मैं और चीज दूं। क्योंकि आपका एम्प्लॉयर सिर्फ आपको पेमेंट नहीं कर रहा है, वो आपसे कनेक्शन बना रहा है, तो आप भी उससे कनेक्शन बनाइए, उसको ज्यादा दीजिए, वो नेचुरल है आपको लाइक करने लगेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ मैं सेवा देने गया हूँ, मुझे तो बस इतना ही देना है, तो आप उतना, अगर उतना ही दे रहे हैं, अगर आपके अंदर ये भावना है, तो आप सफलता की सीढ़ी पर आगे नहीं चढ़ पाएंगे। तो क्वांटिटी होनी चाहिए कि आपको आगे कितना दे सकते हैं। उसके बाद स्पिरिट होनी चाहिए कि आप कैसी स्पिरिट में रहते हैं। हाई स्पिरिट है, मतलब आप खुशनुमा रहते हैं, कैसी आपकी स्पिरिट रहती है, कि आप डल रहते हैं, और आप कैसे लोगों से बात करते हैं, अपने सहकर्मियों के सहयोग करते हैं या नहीं करते हैं, कुलीग से कैसा आपका तालमेल है, बॉस से कैसा है, तो कैसी स्पिरिट है आपकी, वो भी डिपेंड करती है। तो ये 3 फॉर्मूला है कि क्वांटिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड स्पिरिट, ये आप में कैसी है वो डिपेंड, वो आपको आगे बढ़ने में, सक्सेस में बहुत ज्यादा काम आती है। हम्म। आपकी सर्विस की क्वालिटी और क्वांटिटी ही आपकी सर्विस के लिए स्थायी बाजार बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। आप अपनी सेवा जिस भावना से करते हैं या सेवा करते समय आपका व्यवहार कैसा है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। इसमें न सिर्फ सेवा के बदले में मिलने वाला भुगतान प्रभावित होता है, बल्कि रोजगार की अवधि भी प्रभावित होती है। हुँ, मतलब कितना अच्छी बात कही है कि आपका जो भावना है, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो जो आपकी जो भावना है, वो बहुत डिपेंड करती है कि आपका आगे चलकर कैसा होगा। अगर आप अपनी अच्छी भावना से किसी कंपनी में काम करते हैं, तो आप उधर एक अपनी एक इमेज बना लेंगे, अपनी एक वैल्यू बना लेंगे, अपना एक ऑरा बना लेंगे, या आप वहाँ के लिए एक ऐसे एम्प्लॉयर हो जाएँगे जो असेट है कंपनी के लिए। तो जो असेट होता है उसको जो मतलब एम्प्लॉई हैं आप, जो असेट होता है कंपनी के लिए, तो जो एम्प्लॉयर है, जो भी आपका मालिक है, वो आपको कभी जाने ही नहीं देगा आपकी कंपनी से। और वहीं आप असेट नहीं है, या आप अपनी क्वालिटी नहीं देते हैं, या आप अपने को सोचते हैं कि मैं इतना भुगतान मुझे मिल रहा है यहाँ से, तो मुझे इतना ही देना है, तो वो असेट नहीं बन पाते आप, और वो उतनी सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ पाते। तो आपको ये देखना है कि आप क्या सेवा दे सकते हैं, क्या आप कर सकते हैं, या आप अपने कोई बिजनेस में तो आप कितनी सेवा, कितना चीज आप अपनी तरफ से दे सकते हैं। मतलब अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कोई, जैसे मान लीजिए आपका एक प्रोडक्ट है कि आप डेयरी बिजनेस में हैं, तो क्या आप वहां पे कुछ मिलावट का सामान तो नहीं बेच रहे हैं। आप कितने अच्छी तरह से बेच रहे हैं। अगर आप मिलावटी सामान बेचेंगे तो आप एक खतरे का, मतलब आप किसी की हेल्थ से खेल रहे हैं। तो आप, ये सब आपका दिमाग में होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। बिजनेस में भी आप कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रहे, आप जो चीटिंग तो नहीं कर रहे। तो ये सब चीजें आपको बहुत ध्यान में देकर आगे चलना चाहिए। हम्म। एंड्रयू कार्नेगी ने इस बिंदु पर बहुत जोर दिया था। उनका कहना था कि व्यक्तिगत सर्विस की मार्केटिंग में सफलता की तरफ ले जाने वाली तत्वों में बाकी तत्वों की तुलना में ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। उन्होंने तालमेल के व्यवहार की आवश्यकता पर बार-बार जोर दिया। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि उन्होंने किसी आदमी को कभी नौकरी पर नहीं रखा, जो तालमेल और सहयोग की भावना से काम नहीं कर सक ना कर सकता हो, चाहे उसका काम की क्वालिटी कितनी ही प्रभावी हो और चाहे उसके काम की क्वांटिटी कितनी ही अधिक क्यों ना हो। कार्नेगी ने लोगों के खुशनुमा होने पर जोर दिया। ये गुण कितना महत्वपूर्ण है, ये साबित करने के लिए उन्होंने कई ऐसे लोगों की, जो उनके मानदंडों पर खरे उतरते थे, बहुत अमीर बनने में मदद की। जो लोग खरे नहीं उतर पाए, उन्हें अपनों की जगह दूसरों के लिए खाली करनी पड़ी। दूसरी, सुखद व्यक्तित्व के महत्व को इसलिए रेखांकित किया गया है क्योंकि
इसी तथ्य के कारण आप सही भावना से सेवा कर पाते हैं। अगर आपको व्यक्तित्व ऐसा है जो सुखद और सेवा की भाव की भावना से देता है, तो इस गुण के कारण सेवा की क्वालिटी और क्वांटिटी में कभी भी कमी भी की अक्सर भरपाई हो जाती है। कोई भी चीज़ सुखद व्यवहार का स्थान नहीं ले सकती। तो कितनी अच्छी बात कही है कि जब हम कहीं किसी कंपनी में काम करते हैं तो हमारा सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है, हमारा व्यवहार, कि हमारा व्यवहार कितना अच्छा है। नो डाउट हम कितने भी नॉलेजेबल हैं, कितने भी हमारे अंदर मतलब बहुत सारी टैलेंट है, बहुत सारी चीजें जो उस कंपनी को चाहिए हमारे अंदर, वो सब कुछ है, लेकिन हमारा व्यवहार ही अच्छा नहीं है, हम गुस्सा हो जाते हैं या काम पे ढंग से नहीं आते, या फिर हम अपनी चलाते हैं, या जो बॉस कह रहा है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, तो जब व्यवहार ही हमारा अच्छा नहीं है तो उसका क्या फायदा है। दूसरी बात, अगर हम कितना भी ज्यादा काम कर रहे हैं उस कंपनी में, कितना भी हम अपना इनपुट दे रहे हैं, लेकिन हमारा व्यवहार ही अच्छा नहीं है, हम सहयोग ही नहीं करते, कुलीग्स के संग मिलके काम नहीं कर सकते, टीम वर्क नहीं कर सकते, बॉस की बात नहीं मान सकते, तो फिर क्या फायदा है। तो कार्नेगी ने उन्हीं लोगों को रखा, एंड्रयू कार्नेगी ने, जो लोग उनको सहयोग करते थे, ना कि जो क्वालिटी वाले वर्कर थे या फिर क्वांटिटी वाले वर्कर थे, उनको उन्होंने नहीं रखा। जो उनको सहयोग देते थे, उनको सपोर्ट करते थे और एक टीम वर्क में तालमेल मिला के चलते थे, तो उन्होंने उसी को प्रेफर किया। तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी टीम में जो तालमेल मिला के चले, सपोर्ट करे आपको, और आपके साथ एक सहयोग, सबको सहयोग, सबके साथ मिलके चले, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। भले ही वो कितना भी, कहते हैं ना, नॉलेजेबल पर्सन है, उसकी नॉलेज रखी रह जाएगी जब अगर वो तालमेल ही नहीं बिठा रहा है आपसे। मैं पढ़ूं दीदी आगे आपकी, का? हाँ जी, पढ़िए। ओके। आपकी सर्विसेज की कैपिटल वैल्यू, वह व्यक्ति जिसकी आमदनी पूरी तरह व्यक्तिगत सर्विस की बिक्री से प्राप्त होती है, वह व्यापार की तरह है जो सामने सामान बेचता है। साथ में यह जोड़ना भी उचित होगा कि उस व्यक्ति पर भी व्यवहार से वही नियम लागू होंगे जो नियम सामान बेचने वाले व्यक्ति पर लागू होंगे। आपकी सर्विसेज की कैपिटल वैल्यू, हम्म। वह व्यक्ति जिसकी आमदनी पूरी तरह व्यक्तिगत सर्विस की बिक्री से प्राप्त होती है, वह व्यापार की तरह है जो सामान बेचता है। साथ में यह जोड़ना भी उचित होगा कि उस व्यक्ति पर भी व्यवहार के वह नियम लागू होंगे जो नियम सामान बेचने वाले व्यापारी पर लागू होंगे। हम्म। इस बात पर जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जो लोग व्यक्तिगत सर्विस को बेचकर आजीविका कमाते हैं, उनमें से अधिकांश अक्सर यह मानने की गलती करते हैं कि उस पर सामान की मार्केटिंग करने वाले व्यापारी की तरह व्यवहार के नियम लागू नहीं होते। अब सिर्फ सिर्फ लीजिए गो लीजिए गेटर। कि हाँ, गो गेटर के दिन गुजर गए हैं, अब दीजिए गो गिवर के दिन आ गए हैं। आपके मन की वास्तविक कैपिटल वैल्यू क्या है, यह आप उस दिन आमदनी की मात्रा द्वारा निर्धारित कर सकते हैं जो आप अपनी सर्विस की मार्केटिंग द्वारा कमाते हैं। आपकी सर्विसेज की कैपिटल वैल्यू का उचित अनुमान इस तरह से लगाया जा सकता है कि आप अपनी सर्विस आमदनी को 16.66 से गुना कर दे। यह अनुमान लगाना उचित होगा कि आपकी वार्षिक आय आपकी कैपिटल वैल्यू के 6% है। धन पर 6% प्रति वर्ष ब्याज मिलता है। धन मन से अधिक मूल्यवान नहीं है, प्रायः मन धन से अधिक मूल्यवान होता है। योग्य मन की अगर प्रभावी ढंग से मार्केटिंग की जाए तो यह पूंजी का अधिक प्रभावी रूप दर्शाता है जिसकी सामान बेचने से बिजनेस में जरूर होती है। मन पूंजी का एक ऐसा रूप है जो मंडी के दौरे में स्थायी रूप से अवमूल्यन का शिकार नहीं होता। न ही पूंजी के रूप की चोरी की जा सकती है, न ही इसे खर्च किया जा सकता है। यह नहीं जो धन बिजनेस के व्यवहार के लिए अनिवार्य है, वह तक धूल के कण भी तरह मूल्यहीन है जब तक कि इसे योग्य मन के साथ न जोड़ा जाए। तो जो चीज, मतलब हम लोग, जैसे ये तो हमें पहले सर्विस के बारे में बताया, अब क्या है कि जो लोग कोई कुछ बेच रहे हैं ना, वह व्यक्ति जिसकी आमदनी पूरी तरह से व्यक्तिगत सर्विस की बिक्री से प्राप्त होती है, वह व्यापारी की तरह है जो सामान बेचता है। तो वो जो हम, जब हम किसी को अपनी व्यक्तिगत सर्विस देते हैं, जैसे कोई भी चीज दे रहे हैं, मान लीजिए हम टीचिंग कर रहे हैं तो हम सर्विस दे रहे हैं ना, तो वो भी एक व्यापारी की तरह है। साथ ये जोड़ने में उचित होगा कि उस व्यक्ति पर भी व्यवहार के वही नियम लागू होंगे जो नियम सामान बेचने वाले व्यापारी पर लागू हुए हैं।
आपकी सर्विसेज की कैपिटल वैल्यू, मतलब जो भी आपकी सर्विस दे रहे हो तो आप कितना दे रहे हो, है ना, मतलब कितना वो दे रहे हो, वो आपकी कैपिटल वैल्यू है। तो जो भी सर्विस आप दे रहे हो, है ना, तो ये नहीं है कि खाली कि मैंने तो अपना जो भी सामान बेच नहीं रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ सर्विस दे रहा हूँ, तो वो भी आपका कहीं ना कहीं आपने कहीं अपना मतलब कुछ एक्वायर किया, नॉलेज किया, तो वो भी आपकी एक कैपिटल वैल्यू है। वह व्यक्ति जिसकी आमदनी पूरी तरह से व्यक्तिगत सर्विस की बिक्री से प्राप्त होती है, वह व्यापारी की तरह है जो सामान बेचता है। साथ ही वह यह जोड़ना भी उचित है कि उस व्यक्ति पर भी व्यवहार की वही नियम लागू होंगे जो नियम सामान बेचने, ये तो दोबारा शायद वही दिया, सामान बेचने वाले व्यापारी पर लागू होंगे। इस बात पर जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जो लोग व्यक्तिगत सर्विस को बेचकर आजीविका कमाते हैं, उनमें से अधिकांश अक्सर यह मानने की गलती कर देते हैं कि उनके सामान की मार्केटिंग करने वाले व्यापारी की तरह नियम लागू नहीं होते। तो जो हम सर्विस दे रहे हैं उसकी भी कैपिटल वैल्यू है ना, तो हमारे ऊपर भी वो ही नियम लागू होंगे, वैसे ही हमें काम करना है, हमें किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी है अपने से ज्यादा। मतलब अगर हम कोई सर्विस दे रहे हैं किसी को, अगर कोई टीचर है, कोई भी वैल्यू ऐड कर रहा है किसी की लाइफ में, तो उसको अपना जो उसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है ना, जो उसको सामान उसको जो मिल रहा है उससे ज्यादा देने की कोशिश करे, उससे ज्यादा दे। क्योंकि अगर आप सिर्फ यही सोचेंगे कि मैंने इससे इतना पैसा लिया है और मैं इतना ही सर्विस दूंगा, तो ये गलत है। आप उससे ज्यादा दीजिए, है ना, सहयोग करिए, लोगों को आगे बढ़ाइए, जो भी आप सर्विस दे रहे हैं उससे ज्यादा करिए। अब ये इन्होंने एक एक वो बताया कि कितना होना चाहिए, लेकिन यही है कि योग्य मन की अगर प्रभावी ढंग से मार्केटिंग की जाए तो ये पूंजी अधिक प्रभावी रूप दर्शाती है। कि हमें जो भी हम सर्विस कर रहे हैं उसकी भी मार्केटिंग हम इस तरह से करें कि हम ज्यादा देने की कोशिश करें जो भी हमसे सर्विस लेने आए। असफलता के 30 मुख्य कारण इनमें से कितने आपको पीछे धकेल रहे हैं? अब ये हम सब जीवन लोग अपने अपने ऊपर लगाएंगे, जो ये 30 जो ये बता रहे हैं, असफलता के जो कारण बता रहे हैं, सब हम अपने ऊपर भी सोचेंगे क्या हमारे अंदर ये है, क्या हमारे अंदर ये, अपने ऊपर भी एनालिसिस करेंगे, पढ़ते जाएंगे हम लोग और अपने ऊपर भी सोचते जाएंगे। हाँ जी। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बहुत से लोग गंभीरता से प्रयास करते हैं और असफल होते हैं। विडंबना यह है कि ज्यादातर लोग असफलता होते हैं और बहुत कम लोग ही सफल हो पाते हैं। हम्म, मुझे एक बार हजारों स्त्री पुरुषों के विश्लेषण का अवसर मिला और उनमें से 98% लोग असफल होने की श्रेणी में थे। मेरे विश्लेषण ने यह साबित किया कि असफलता के पीछे 30 प्रमुख कारण होते हैं। विश्लेषण से वे 13 प्रमुख सिद्धांत भी सामने आए जिसके द्वारा लोग दौलत इकट्ठी कर सकते हैं। इस अभ्यास में असफलता के 30 मुख्य कारणों का विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। अब ये बता रहे हैं पहला, तो आप भी अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए, अपने मन में सोचिए क्या मेरे अंदर ये वाला है, क्या मेरे अंदर ये वाला है। हाँ जी। हानिकारक अनुवंशिक पृष्ठभूमि। ऐसे हम्म, लोग जो कुछ नहीं किया जा सकता, जिसके मन की शक्ति कमजोर है, यह फिलोसॉफी की इस कमजोरी को दूर करने का केवल एक ही तरीका सुझा सकती है, मास्टरमाइंड की सहायता। बहरहाल इस बात का लाभ उठाए कि यह असफलता के 30 कारणों में से एकमात्र कारण है जिसे व्यक्ति द्वारा आसानी से नहीं सुधारा जा सकता। हम्म, दूसरा, जीवन में अच्छी तरह परिभाषित लक्ष्य का अभाव। ऐसे आदमी के लिए सफलता की कोई आशा नहीं है जिसका कोई केंद्रित लक्ष्य या निश्चित लक्ष्य नहीं होता जिस पर वह निशान साधे। मैंने जिन लोगों का विश्लेषण किया उनमें से 98% के पास ऐसे कोई लक्षण नहीं था। शायद यही उसका असफलता का मुख्य कारण था। तीसरा, औसत दर्ज के ऊपर उठने की महत्वाकांक्षा का अभाव। हम ऐसे आदमी को कोई आशा प्रदान नहीं कर सकते जो उदासीन है और जीवन में आगे बढ़ना नहीं चाहता और जिसमें कीमत चुकाने की इच्छा भी नहीं है। फोर्थ, अपर्याप्त शिक्षा। यह एक ऐसी कमी है जिसे तुलनात्मक रूप से आसानी से पूरा किया जा सकता है। अनुभव से साबित हुआ है कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षित लोग अक्सर अवसर वे होते हैं जो स्वनिर्मित या स्व शिक्षित होते हैं। शिक्षित व्यक्ति बनने के लिए सिर्फ कॉलेज की डिग्री ही काफी नहीं होती। शिक्षित व्यक्ति वह होता है जिससे वह चीज पाना सीख लिया जो वह जीवन में पाना चाहता है और इस प्रक्रिया में वह दूसरों को अधिकारों का हनन नहीं। ये अभी पहले समझ लेते हैं कि जो पहला फर्स्ट पॉइंट था कि क्या हानिकारक अनुवांशिक पृष्ठभूमि,
कि कोई ऐसा मतलब हम लोग ऐसे, कोई आप में से क्या किसी में ऐसा ट्रेट है कि हम कुछ नहीं करना चाहते, हम समझ ही नहीं पाते कि हमें क्या करना है, तो हमें एक मास्टरमाइंड की एक जरूरत होती है कि एक समूह की जो हमारे को हेल्प कर दे। तो ठीक है, आप उससे हेल्प लीजिए, लेकिन अगर आप कुछ जानते ही नहीं है तो आप कैसे सक्सेसफुल होंगे? तो ये एक कारण होता है असफलता का, कि आप असफल, मतलब ये इसमें लिखा है ना कि इस बात का लाभ उठाएं कि असफलता से 30 कारणों में से एकमात्र कारण है कि जिससे व्यक्ति द्वारा आसानी से नहीं सुधारा जा सकता। कि अगर आप यही सोच रहे हैं कि कोई मेरी हेल्प कर देगा या मैं ऐसा समूह रख लूंगा सिर्फ उससे काम हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि जो आपको आगे लेकर जाए। फिर उसके बाद कि आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या करना है ना, आपको कोई लक्ष्य धारण नहीं किया हुआ है, आपको पता ही नहीं है लक्ष्य क्या है जिस पर वह निशाना साधे, तो आपको लक्ष्य लक्ष्य का पता ही नहीं है। फिर तीसरा है कि आप ऐसे व्यक्ति की हम ऐसे व्यक्ति को कोई आशा प्रदान नहीं कर सकते जो बहुत सैड रहता है, उदासीन है, डिप्रेशन में है कि कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता, मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, है ना। या फिर शिक्षा आपने नहीं ली है, अब वो बोल रहे हैं कि शिक्षा जरूरी नहीं है कि एक स्कूल जाने वाली ही शिक्षा हो, एक एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज ही ली हुई हो आपने, लेकिन आप स्वशिक्षित, वो कह रहे हैं व्यक्ति वो होता है जो कि उसका जो माइंड है वो आगे बढ़ने की सोचता है। क्योंकि कई लोग आपने भी अपने आसपास देखे होंगे जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं, क्योंकि उनका दिमाग सिर्फ ये सोचता है कि मैं कैसे आगे बढ़ूं। तो आगे बढ़ने की चाह हमें आगे ले जाती है, तो वो स्वशिक्षित होता चला जाता है, वो तरीके से एनवायरनमेंट से सीखता है। तो क्या आप में ऐसा है कि आप स्वशिक्षित हैं? तो ये सब आपको सीख मतलब सोचना है अपने बारे में। हम्म। शिक्षा में। शिक्षा में सिर्फ ज्ञान ही शामिल नहीं है। लोगों को सिर्फ उनके ज्ञान के लिए पैसे नहीं मिलते, बल्कि इस बात के लिए पैसे मिलते हैं कि वे अपने ज्ञान का किस तरह उपयोग करते हैं। हम्म। 5वां, आत्म अनुशासन की कमी। अनुशासन स्वयं का नियंत्रण से आता है और इसका अर्थ यह है कि इंसान को सभी नकारात्मक गुणों को नियंत्रित में रखना चाहिए। स्थितियों को नियंत्रित करने से पहले आपको सबसे पहले खुद पर नियंत्रण रखना होगा। खुद को अनुशासित करना सबसे कठिन कार्य है। अगर आप खुद को ही नहीं जीत पाते तो आप खुद से हार जाएंगे। शीशे के सामने खड़े होने पर आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त और अपना सबसे बड़ा दुश्मन एक साथ खड़ा नजर आएगा। तो हम ही अपने वाह, सबसे इसने तो अच्छे, कितनी अच्छी मिरर बात बुक कही वाला है, बोल दिया। हाँ, कि हम ही सबसे अच्छे दुश्मन है अपने, और हम ही अपने सबसे अच्छे दोस्त हैं। अगर हमने अपने आप को पहचान लिया कि हम आगे बढ़ सकते हैं तो हम ही दोस्त बन जाएंगे, और अभी हम ही अपने आप को बड़े दुश्मन बन जाएंगे जब हम ये सोच लेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो यही है कि आप में कितना सेल्फ डिसिप्लिन है, कितना आप आगे बढ़ने की सोच सकते हैं, कंसिस्टेंटली काम कर सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ जी। 6 नंबर, बुरा स्वास्थ्य। कोई भी व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य के बिना उल्लेखनीय सफलता का सुख नहीं भोग सकता। हम्म। बुरे स्वास्थ्य के कोई कारणों पर काबू पाया जा सकता है। इनमें से मुख्य हम्म। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भोज्य पदार्थ अधिक मात्रा में कहना। हम्म। ब विचार की बुरी आदतें, नकारात्मक बात बोलना। हम्म। सेक्स की अधिकता या उसका गलत प्रयोग। हम्म। दक्षिण शारीरिक व्यायाम का अभाव। ई हम्म। गलत तरीके से सांस लेने के कारण स्वच्छ हवा की अपर्याप्त पूर्ति। तो ये हमें हमारा अगर स्वास्थ्य खराब है तो हम वैसे भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो और स्वास्थ्य किस तरह से खराब हो सकता है उसके कारण ये उन्होंने बताए हैं, आगे चलेंगे। 7 नंबर, बचपन में माहौल के बुरे प्रभाव। जिस तरह से पौधे को मोड़ा जाता है उसी तरह पेड़ उगेगा। आपराधिक प्रवृत्ति वाले अधिकांश लोगों की ऐसी प्रवृत्ति बुरे माहौल और बचपन की बुरी संगत का परिणाम होती है। बचपन में आपका माहौल ऐसा रहा, जैसे कई बच्चे टेररिस्ट बन जाते हैं, मारने पीटने लगते हैं, मर्डर करने लगते हैं, तो माहौल ऐसा होता है बचपन से जिसके कारण संगत ऐसी होती है जिसके कारण आप ऐसे हो गए, तो वो आपकी संगत अच्छी नहीं रही, तो वो सक्सेस पाने में आपको रोकती है। 8 नंबर, टालम टोल। यह असफलता के सबसे आम कारणों में से एक है। टालम टोल करने वाले आदमी पर इंसान की छाया में खड़ा खड़ा रहता है और इंसान की छाया में खड़ा रहता है और इंतजार करता है कि कब उसे सफलता के अवसर को बिगाड़ने का मौका मिले। हम्म। हम में से अधिकांश लोग जीवन भर असफलता
होते रहते हैं क्योंकि हम किसी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने से पहले सही समय का इंतजार करते हैं। इंतजार मत कीजिए, समय कभी पूरी तरह सही नहीं होगा। जहां आप खड़े हैं वहां पर शुरू कर दीजिए और आपके पास जो औजार है उन्हीं से काम करना शुरू कर दीजिए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो बेहतर औजार आपको अपने आप मिल जाएंगे। ये वाह, ये तो देखिए कितना ये अच्छा बोला। कितनी अच्छी बात बोली है कि हम टालमटोल करते हैं। अरे जैसे मैंने भी कई लोगों से सुना है कि मैं बहुत पढ़ लूंगा तब मैं बुक्स पढ़ाने लगूंगा, या मैं तब कुछ वीडियोस बनाऊंगा जब मेरे पास बहुत अच्छी लाइट की फैसिलिटी होगी, मेरे पास बहुत अच्छा कैमरा होगा। तो वो यही बोल रहे हैं कि जो भी आपके पास सुविधा है उससे शुरू कर दीजिए, जो भी आपके पास नॉलेज है उससे शुरू करिए, टालमटोल मत करिए। जहां से आप शुरुआत करेंगे वहीं से, कहते हैं ना, जहां से शुरुआत करेंगे वहीं से आपको तरीके मिलते चले जाएंगे आगे बढ़ने के। 9 नंबर, लगन का अभाव। हम में से अधिकांश लोग शुरुआत करने में तो अच्छे होते हैं, परंतु अपने शुरू किए गए काम को पूरा करने में बहुत कमजोर होते हैं। यही नहीं, लोगों की यह आदत होती है कि वे पराजय की संभावना नजर आते ही हिम्मत हार जाते हैं। लगन का कोई विकल्प नहीं होता। वह व्यक्ति जो लगन को अपना मंत्र बनाता है, यह पाता है कि असफलता आखिरकार थक चुकी है और उसके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए दूर जा चुकी है। असफलता लगन का मुकाबला नहीं कर सकती। तो लगन वाला आदमी तो हमेशा जीत ही जाता है, भले ही उसके पास, आपने देखा ही होगा कि भले ही आपके पास नॉलेज की थोड़ी बहुत कमी है, लेकिन आप डेली परसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली काम करते चले जाते हैं, तो जो लगन वाला आदमी होता है वो जीत ही जाता है। तो लगन का अभाव नहीं होना चाहिए आपके अंदर, लगन की कमी नहीं होनी चाहिए, लगन बहुत होनी चाहिए। नकारात्मक व्यक्तित्व। ऐसे आदमी के लिए सफलता की कोई आशा नहीं है जो नकारात्मक व्यक्ति के कारण लोगों को अपने से दूर कर देता है। सफलता व्यक्ति के प्रयोग के द्वारा आती है और शक्ति दूसरों लोगों को सहायपूर्ण प्रयोगों के द्वारा हासिल की जाती है। नकारात्मक व्यक्तित्व से सहयोग नहीं मिलता। तो नकारात्मक अगर किसी का व्यक्तित्व होगा, हमेशा नेगेटिव बोलेगा, आसपास के लोगों के बारे में बोलेगा, तो उसको कोई कोई सहयोग ही नहीं करेगा। तो अपना नकारात्मक अगर किसी के पास व्यक्तित्व है तो उसे तुरंत चेंज करिए पॉजिटिविटी की तरफ। हम्म 11, कामेच्छा पर नियंत्रण का भाव। सेक्स की ऊर्जा उन सभी प्रेरक ऊर्जाओं में से सबसे शक्तिशाली है जिसके लोग कार्य के लिए प्रवृत्ति होते हैं। चूंकि यह सबसे सशक्त भाव है, इसलिए इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए और रूपांतरण के द्वारा दूसरे चैनलों में बदलना चाहिए। तो ये भावना जिसमें भी बहुत ज्यादा होगी, तो क्या होता है ना कि हम जानवर नहीं है, है ना, हम इंसान है, तो इस भावना को भी कंट्रोल में ला सकते हैं। तो जिसमें अगर इस भावना का कंट्रोल नहीं होगा तो वो कैसे आगे बढ़ पाएगा। तो इस जो सेक्स वाली भावना है उसकी भी जो कंट्रोलिंग पावर हमें हमारे पास होनी चाहिए। अगर हमने इसमें भी बहुतायत कर दी तो बहुत सारी तरह की परेशानियां हो जाती हैं, अलग अलग तरह की आप कुछ प्रॉब्लम्स में फंस सकते हैं। तो वो चीजें ना हटके आप में हर चीज में कंट्रोल होना चाहिए। 12 नंबर, कुछ नहीं के बदले बहुत कुछ पाने की अनियंत्रित इच्छा। हम्म, जुए की प्रवृत्ति लाखों लोगों को असफल बना देती है। इस प्रमाण 1929 के वॉल वॉल स्ट्रीट क्रैश के अध्ययन में पाया जा सकता है और जिस दौरान लाखों लोगों ने हम्म, स्टॉक मार्केटिंग पर जुआवन खेलकर पैसे बनाने की कोशिश की। हाँ, तो जो जुआ खेलते हैं, लॉटरी में सोचते हैं मिल जाएगा, तो ये बहुत इजी मनी की तरफ ना जाएं। इजी मनी नहीं मिल सकता इस तरह से कि लॉटरी में लगा लिया, या हमने कोई, आजकल बहुत सारे गेम्स चल गए हैं, MCX चल गया है, तो आपने इसमें लगाकर पैसा अगर जीत लेंगे तो हो जाएगा। तो पर ये आपको डुबाता ही है, क्योंकि ये पहले तो एक कहते हैं ना, पहले एक सपने दिखाता है, पहले तो आपको जिताएगा फिर आपसे वो सारे पैसे हरवा देता है। तो इस तरफ ना जाएं। हम्म 13 नंबर, निर्णय की उचित शक्ति का अभाव। जो हम्म लोग सफल होते हैं वे तत्काल निर्णय पर पहुंचते हैं और अगर वे उन निर्णयों को बदलते हैं तो बहुत देर से बदलते हैं। जो लोग असफल होते हैं वे या तो निर्णय ही नहीं ले पाते या फिर बहुत देर से निर्णय लेते हैं, परंतु वे अक्सर अपने निर्णय बदल लेते हैं और पल भर वे बदल लेते हैं। अनिर्णय और टालमटोल जुड़वा भाई है। जहां एक मिलेगा, आमतौर पर दूसरा भी वहीं पर मिलेगा। इन हम्म। जुड़ाव भाइयों को मार डाले अरे इससे पहले कि वे आपको असफलता में खूंटे से बांध दे। इतनी अच्छी बात कही कि दोनों जुड़वा भाई हैं, कि आप डिसीजन नहीं ले पाते कि अरे मैं करता हूँ या नहीं करना है काम।
कोई भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आई, मान लीजिए कि आप एक टीचिंग फील्ड में और आपको किसी ने कहा कि आप मेरे स्कूल में आके पढ़ाइए, तो आप सोच रहे हैं क्या मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, कैसे मैं घर बंद करके जाऊंगा, कैसे मैं करूंगा, और शायद मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, टाल मटोल कर रहे हैं कि कल चला जाऊंगा, परसों चला जाऊंगा। तो ये दोनों जुड़वा भाई हैं, डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं, टाल मटोल भी कर रहे हैं, तो आपका कुछ भी भला नहीं हो सकता। तो इसलिए उसको बंद कर दीजिए, मार दीजिए इन दोनों को और आगे बढ़िए। 14 नंबर, 6 मूलभूत डरों में से एक या इससे अधिक। अंतिम अध्याय में इन डरों को विश्लेषण किया गया है। अपनी सेवाओं की प्रभावी मार्केटिंग करने से पहले आपको इन डरों का जीतना होगा। हम्म 15वां, विवाह में गलत जीवन साथी का चुनाव। यह असफलता का सबसे आम कारण है। विवाह का रिश्ता लोगों को अंतर अंतरंग रूप से करीब लाता है। जब तक यह रिश्ता सुखद तालमेल का न हो, असफलता का निश्चित रूप से आपके पीछा करेगी। इससे भी बड़ी बात यह है कि यह असफलता का एक ऐसा रूप होगा जिससे दुख और कष्ट है जो महत्वाकांक्षा के सभी लक्षणों को नष्ट कर तो देगा। विवाह, अगर हमारा जीवन साथी ही थोड़ा सा मतलब परेशानी है, हमें उसके संग सामंजस्य नहीं है, या वो हमें सहयोग नहीं करता, या आपके मन बीच में मन मुटाव है, तो वो आपका मन फिर किसी भी चीज में नहीं लगेगा, है ना। तो वो सक्सेस को आगे बढ़ाने में मतलब आप आगे ना बढ़कर पीछे ही रहेंगे, क्योंकि आपका दिमाग जब घर में सेटल नहीं होगा तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो अच्छे जीवन साथी का होना भी बहुत अच्छी, मतलब चुनाव करना भी बहुत जरूरी है सफलता के लिए। 16 नंबर, अति सावधानी। वह व्यक्ति जो जरा भी जोखिम नहीं लेता, आमतौर पर उसे वही मिलता है जो बचा रहता है। हम्म, क्योंकि दूसरे दूसरे लोग जिन्होंने जोखिम लिया अच्छी चीजें चुनकर ले जा चुके हैं। अति सावधानी भी उतनी ही बुरी है जितनी की कम सावधानी। दोनों तरह की अति से बचे। यह न भूले कि जीवन में जोखिम का तत्व हमेशा रहता है। तो मतलब जो रिस्क नहीं लेगा, जो लाइफ में कहेगा कि नहीं मैं, वो कहते हैं ना पाँव फूक फूक के रखेगा, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि जब भी हमें आगे बढ़ना होता है तो हमें रिस्क लेना ही लेना होता है, चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो। आप जब तक रिस्क नहीं लेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ज्यादा सावधानी ना 17, करें। हाँ। बिजनेस में सहयोगियों का गलत चुनाव। यह बिजनेस में असफलता के सबसे आम कारणों में से एक है। व्यक्तिगत सर्विस की मार्केटिंग में आपको ऐसी नियुक्ति चुनने में बहुत सावधानी बरतनी होगी जो आपको प्रेरणा दे और जो स्वयं बुद्धिमान एवं सफल हो। उन लोगों का अनुसरण करते हैं जिसके साथ हम करीबी संपर्क में रहते हैं। ऐसा नियोक्ता चुने जो अनुसरण करने लायक हो। तो अच्छा सहयोगी बहुत जरूरी है। अपनी मार्केटिंग करानी है तो जो हमारा मार्केटिंग करे वो पर्सन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये सहयोगी हमारे अच्छे होने चाहिए। तो यही सब चीजें बहुत जरूरी है। हम्म 18, अंधविश्वास और पूर्वाग्रह। अंधविश्वास डर का एक रूप है। यह अज्ञान की निशानी भी है। जो लोग सफल होते हैं वे अपने मन में दिमाग खुले रखते हैं और किसी चीज से नहीं डरते। हम्म तो हमें कोई अंधविश्वास कि ऐसा काला जादू या फिर ये बिल्ली रास्ता काट देगी, कोई अंधविश्वास भी नहीं होना चाहिए, है ना। जो सफल होते हैं वो, उनके मन में डर नहीं होता है, वो किसी चीज से डरते नहीं है। 19, व्यवसाय का गलत चुनाव। कोई आदमी किसी ऐसी लाइन में सफल नहीं हो सकता जिस पर पसंद न करता हो। व्यक्तिगत सर्विस की मार्केटिंग में सबसे महत्वपूर्ण कदम है एक ऐसा व्यवसाय चुनना जिसमें आप अपने आप को पूरे उत्साह से झोंक सके। ये बिल्कुल ठीक बात है कि अगर आपने कोई ऐसा व्यवसाय या ऐसा जॉब चुन रखा है जिसमें सिर्फ आप जाते हैं, बस काम करके आ जाते हैं, लेकिन आपको कोई खुशी नहीं होती, कुछ एंजॉयमेंट नहीं होता, तो उसमें आप बहुत आगे नहीं चल पाएंगे। तो आप ऐसे चुनाव करें व्यवसाय का या काम का जो कि आप जिसमें एंजॉय करते हो। मतलब कहते हैं ना, खेल खेल में आपका काम हो जा रहा है, एंजॉय करते करते हो जा रहा है, तो उसमें आपको सक्सेस ज्यादा मिलती है। 20, प्रयास से एकाग्रता का अभाव। सभी व्यक्तियों को थोड़ी बहुत जानकारी रखने वाले व्यक्ति किसी भी व्यवसाय में विशेष निपुण नहीं होता। अपनी सभी प्रयासों को एक निश्चित प्रमुख लक्ष्य पर केंद्रित और एकाग्र करें। जैसे कई लोग होते हैं कि मैं ये भी कर लूंगा, ये काम भी कर लूंगा, ये काम भी, 10 चीजों में अपना दिमाग लगा के रखते हैं, तो वो कह रहे हैं नहीं वो नहीं हो सकता, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। वही पर्सन सक्सेसफुल हो सकता है जो एक ही चीज में अपना दिमाग लगाए और फिर उसी की तरफ आगे बढ़े।
फिजूल खर्ची की आदत। फिजूल खर्च आदमी कभी सफल नहीं हो सकता और इसका प्रमुख कारण यह है कि वह हमेशा गरीबी के डर से जीता है। अपनी राय में से एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा अलग रखकर नियोजित बचत की आदत विकसित करें। जब आप व्यक्तिगत सर्विसेज की बिक्री में सौदेबाजी करेंगे तो बैंकों में रखा पैसा आपकी साहस की सुरक्षित आधारशिला होगा। पैसों के बिना आपको वह लेना होगा जो आपको दिया जा रहा है और आपको वह पाकर खुशी होगी। तो जब आप थोड़ा सा सेविंग करके रखेंगे तो आपको एक डर नहीं होगा कि अगर मैं मतलब सफल भी नहीं हुआ तो मेरे पास है, ये पैसा है जिससे मैं काम चला लूंगा। तो आपके पास एक सेविंग होनी चाहिए हमेशा, ये नहीं कि हर चीज जो उतना पैसा आया उतना स्पेंड कर दिया। तो हमेशा सेव करके रखने की भी आदत डालिए। 22 उत्साह का अभाव। उत्साह के बिना कोई भी विश्वास नहीं जगा सकता। यह नहीं उत्साह संक्रामक होता है और जिसमें यह नियंत्रित अवस्था में होता है उस व्यक्ति का आमतौर पर सभी लोग स्वागत करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि जिसमें उत्साह होता है, जिसमें एनर्जी होती है, जो एकदम लाइवली होता है, तो उसको देखकर सभी पसंद करते हैं ना। कि एक आदमी आपके पास आके बैठा है जो कह रहा है कि चलिए ये काम करते हैं, चलिए घूमने चलते हैं, और एक आता है बैठा है, ठीक है चल रहे हैं, ऐसा चलते हैं, ठीक है चलोगे क्या। तो उत्साह जो होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, सक्सेस के लिए। और जो ऐसे ढीला पोला ये सब चीजें नहीं जरूरी हैं। तो आप देखिए कि आपके अंदर उत्साह है आगे बढ़ने का। 23 असहिष्णुता। बंद दिमाग वाला आदमी अपवाद स्वरूप ही आगे बढ़ पाता है। असहिष्णुता का अर्थ यह है कि उससे ज्ञान हासिल करना बंद कर दिया है। असहिष्णुता के सबसे विनाशकारी रूप धर्म, प्रजाति और राजनैतिक हम्म। विचारों से मतभेद की संबंधित है। तो आपने क्या मतलब बिल्कुल ही अपने को बिल्कुल क्लोज कर लिया है कि नहीं मेरा तो यही मानना है, मैं तो यही मानूंगा। तो इस तरह के आपका अगर ऐसा होगा कि आप चेंज नहीं कर सकते एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, आप वैसे ही बन गए हैं जैसे कि मुझे बनना था, तो वो भी आदमी आगे जाके ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज ना हो। 24 असंयम। हम्म। असंयम के सबसे विनाशकारी रूप भोजन, मदिरा और सेक्स की गतिविधियों से संबंधित है। इसमें से किसी में भी अति सफलता के लिए घातक होती है। जो भी चीज आप में बहुत अति, कहते हैं ना किसी भी चीज की अति नुकसानदायक है। अगर आप ज्यादा खाना खाते हैं, ज्यादा पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, या ज्यादा सेक्स करते हैं, तो वो हर चीज की अति खराबी होती है। तो आपको संयम से काम लेना होगा। संयम है या नहीं ये आपको अपने अंदर चेक करना है। 25 दूसरों के साथ सहयोग करने की अयोग्यता। हम्म। ज्यादातर लोग जीवन में अपने पद और बड़े अवसर इस गलती के कारण गवा देते हैं। इस कारण जितने लोग असफल होते हैं उतने ही बाकी सभी कारणों को मिला देने पर भी नहीं होते। यह एक ऐसी गलती है जो कोई भी समझदार बिजनेस का लीडर सहन नहीं करेगा। हम्म। दूसरों के साथ सहयोग करने की मतलब दूसरों के संग अगर हम कंधे से कंधा मिला के नहीं चलेंगे तो वो भी सफलता हम नहीं हासिल कर सकते हैं। 26 शक्ति जिसे आपने अपने प्रयोग से हासिल न किया हो। दौलतमंद लोगों के पुत्र पुत्रियों और बाकी लोग जिन्होंने धन विरासत में हासिल किया है और जिसने न उन्होंने खुद कमाया है न ही वे उसे उसके योग्य है, ऐसे आदमी के हाथ में शक्ति जिसे उसे खुद धीरे धीरे हासिल न किया हो सफलता के लिए घातक है। फटाफट अमीरी गरीबी से भी अधिक खतरनाक है। वाह। ये बोल रहे हैं जो बच्चे बॉर्न विद सिल्वर स्पून होते हैं, जैसे हम वो आजकल वर्ड चल रहा है नेपोटिज्म, कि जिनको दौलत अपनी मिली हुई है, पेरेंट्स से मिली हुई है, तो वो लोग भी ज्यादा, अगर उनको एकदम मिल जाती है तो वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अब इस वाले पॉइंट में अपवाद है ना, क्योंकि जो जिसका जो काम है पेरेंट वो अपने बच्चे को ही देकर जाएगा जो भी विरासत है। कहते हैं कि हाँ एक पीढ़ी कमाती है और एक पीढ़ी गवाती है ना, फिर एक पीढ़ी कमाती है फिर एक पीढ़ी गवाती है। तो इसमें अपवाद है इस वाले पॉइंट में। तो इसमें इन्होंने कहा है, लेकिन इनका ये मानना है कि जो फटाफट सक्सेस आती है वो गरीबी की तरफ ले जाती है ना। तो इनका ये मानना है, वैसे ऐसा होता नहीं है कि सिर्फ दौलतमंद के जो पुत्री हैं वो नहीं कमा पाते, लेकिन हाँ कई उसमें देखा भी गया है सिनेरियो में कि वो नहीं आगे अपने पेरेंट्स का जो भी बिजनेस है या जो भी एम्पायर है उसको आगे लेकर नहीं जा पाते या वहीं अटक जाते हैं। तो इस वाले पॉइंट में थोड़ा सा अपवाद है, आगे चलेंगे। 27 जानबूझकर की गई बेईमानी। ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है। परिस्थितियों के दबाव के कारण जिन जिन पर
इंसान का कोई नियंत्रण नहीं होता। कोई भी शिक्षित और कोई बेईमानी कर सकता है और इससे कोई स्थायी हानि नहीं होगी, परंतु ऐसे आदमी के लिए कोई आशा नहीं है जो जानबूझकर बेईमानी का रास्ता चुनता है। देर सवेर उसे अपने कार्यों का फल मिलेगा और इसका परिणाम यह हो सकता है कि उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाए या वह अपनी स्वतंत्रता को गवा बैठे। जो भी बेईमानी से कहते हैं कि जो बेईमानी से काम करेगा वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा, तो उसकी प्रतिष्ठा भी चली जाएगी और उसकी फ्रीडम भी चली जाएगी। तो ये काम ना करें, ये भी चेक करें कि आप बेईमान कैसे हैं, ईमानदार आदमी हैं कैसे, आदमी हैं क्या, आप किसी चीज को छुपा के कर रहे हैं, किसी चीज को धोखा दे रहे हैं, तो ये सब चीजें चेक करनी है। 28 घमंड और अहंकार। यह घन लाल बत्तियां है जो दूसरों को दूर कर रहने की चेतावनी देती है। यह सफलता के लिए घातक है। घमंड और मैं प्राउड और ये अहंकार कि मैं, इतना ईगो है कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सर्वोपरि हूँ, तो ये भी सफलता का, विफलता का कारण बन जाता है। सफल नहीं हो पाते ये लोग जो बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं कि मैं ही हूँ, या फिर मेरी ईगो, अपनी ईगो हाई करके चलते हैं कि मेरे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। 29 सोचने के बजाय अनुमान लगाना। ज्यादातर लोग इतने उदासीन या आलसी होते हैं कि वे सही सोचने के लिए आवश्यक पूरे तथ्य हासिल करने का कष्ट नहीं उठाते। वे अंदाजे के आधार पर जान विचारों पर या बिना सोचे समझे झटपट निर्णय करना पसंद करते हैं। तो कई लोग इतने आलसी होते हैं कि अनुमान लगा रहे हैं कि ठीक है ऐसा हो जा रहा होगा, ऐसा हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब इतने आलसी है कि उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है किसी ने कहा चलना है, हाँ तो ठीक है, हो सकता है काम हो जाए, नहीं हो, मतलब इतने उदासीन है, तो वो भी नहीं सक्सेस का, वो भी पीछे हो जाते हैं। 30 पूंजी का अभाव। यह लोगों में असफलता का एक आम कारण है जो पहली बार बिजनेस में उतरते हैं और उनके पास अपनी गलतियों के झटके को सहन करने के लिए पूंजी का पर्याप्त रिजर्व नहीं होता, जिसके द्वारा वे अपने आप को बाजार में तब तक बनाए रख सके जब तक कि उनकी प्रतिष्ठा स्थापित न हो जाए। अब किसी के पास बिजनेस के लिए पैसा ही नहीं है, तो वो भी एक कारण हो सकता है कि हम नहीं आगे बढ़ पाते हैं, कि हमारे पास इतनी पूंजी ही नहीं है कि हम बिजनेस में लगा सकें। 13 हम्म। इसमें आप असफलता के उस विशिष्ट कारणों को लिख ले जिसे आप पीड़ित है, परंतु जो इस सूची में शामिल नहीं है। अब इसमें आप सफलता की उस विशिष्ट कारण को लिख लें जिससे आप पीड़ित हैं, परंतु जो इस सूची में शामिल नहीं है। अब हो सकता है इस सूची के अलावा भी आपके अंदर कोई ऐसा कारण हो जो आपके अंदर हो, तो वो लिख लें इस जगह, है ना। असफलता के 30 प्रमुख कारणों में से जीवन की विडंबना का वर्णन मिलाया है, जो लगभग हर उस आदमी के बारे में सही है जिससे कोशिश की है और असफल हुआ है। यह सहायक होगा यदि आप किसी ऐसी व्यक्ति को प्रेरित कर सके जो आपको अच्छी तरह से जानता हो कि वह आपके साथ इस सूची को पढ़े और असफलता के 30 कारणों के संदर्भ में आपको विश्लेषण करे। अगर आप इसे अकेले आजमाना चाहते हो तो भी कोई हर्ज नहीं है, परंतु अधिकांश लोग इस अपने आप को उस तरह से नहीं देख पाते जिस तरह से दूसरे लोग उन्हें देखते हैं। जो हो सकता है कि आप भी उसमें से हो जो ऐसे नहीं कर पाते। अब देखिए उसने इतनी अच्छा पैराग्राफ कहा है कि ये 30 कारण आप देख लीजिए, है ना। अब आप किसी अपने फ्रेंड या जो आपका रिश्तेदार है जो आपको बहुत अच्छी तरह से जानता है, उसको ये लिस्ट थमा दीजिए और फिर उससे विश्लेषण कराइए कि क्या मेरे अंदर ये है, फिर वो बताएगा, है ना। क्योंकि आप अपने आप को तो कई चीजों में कहोगे, मान लीजिए आप आलसी हो, है ना, आपके फ्रेंड को पता है आप आलसी हो, लेकिन आप नहीं मानोगे आलसी हो। तो ये है कि आप अपने किसी भी फ्रेंड या रिलेटिव या उसमें उनको दीजिए ये सूची और उनसे पूछिए क्या मेरे में अंदर ये है, मेरे अंदर ये है। तो वो ज्यादा अच्छी तरह से गाइड करेगा। वो कह रहे हैं कि शायद आप अपने आप भी कर लेंगे, लेकिन आप खुद कई चीजों में अपने को ये सोच ले कि नहीं मेरे अंदर तो घमंड अहंकार नहीं है, शायद आप में हो। तो ये सामने वाला ही बता सकता है कि आपके अंदर क्या कमी है और क्या अच्छाई है। तो आप किसी ऐसे इंसान को देखिए जो कि आपको ये बता सके। हम्म। सबसे पुरानी सलाह है इंसान अपने आप को जाने। अगर आप सामान को असफलतापूर्वक बेचना चाहते हैं तो आपको सामान का ज्ञान होना चाहिए। यह व्यक्तिगत सर्विसेज की मार्केटिंग के बारे में भी उतना ही सही है। आपको अपनी सारी कमजोरियों को पता होनी चाहिए ताकि या तो आप उन पर
पल बना सके या उन्हें पूरी तरह दूर कर सके। आपको अपनी शक्तियों की मालूमी होनी चाहिए ताकि आप अपनी सर्विस बेचते समय उसकी तरह सामने वाले का ध्यान आकर्षित कर सके। आप अपने आप को सिर्फ सटीक विश्लेषण के द्वारा जान सकते हैं। जैसे हम किसी प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं कि इसकी ये अच्छाई है, इसकी ये इसमें खराबी है, ऐसे ही आपको अपने बारे में भी पता होना चाहिए कि मैं अगर अपने को मार्केट कर रहा हूँ, मैं अपने को बेचने जा रहा हूँ मार्केट में, मतलब कोई भी काम करने जा रहा हूँ, तो मेरे अंदर क्या विशेषता है और क्या मेरे अंदर कमी है। तो इसका विश्लेषण करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सक्सेस के लिए कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको मतलब अब आप पूरी तरह से ये जान रहे हैं कि आपको क्या करना है लाइफ में, तो ये चीजें भी जानना बहुत जरूरी है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, उन्हें दूर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने बारे में अज्ञान की मूर्खता एक युवक ने दिखाई जब उसने एक पद के लिए एक प्रसिद्ध बिजनेस मैनेजर के पास आवेदन दिया। उसने तब तक तो अच्छा प्रभाव जमाया जब तक उसे यह नहीं पूछा गया कि वह कितनी तनख्वाह की उम्मीद करता है। उसने जवाब दिया कि उसे अपने दिमाग में कोई निश्चित राशि नहीं सोची थी। निश्चित लक्ष्य का अभाव। मैनेजर ने इस पर कहा, हम आपको उतना वेतन देंगे जितना हम सोचते हैं, परंतु इससे पहले हम एक सप्ताह का तक आपको काम देखेंगे। मैं यह नहीं स्वीकार करूंगा, आवेदन में जवाब दिया, या जहां मैं काम कर रहा हूं वहां पर मुझे उससे ज्यादा मिलते हैं। इससे पहले कि आप अपने वर्तमान पद की तनख्वाह में बढ़ोतरी के बारे में सौदेबाजी करें या कहीं और नौकरी की तलाश करें, तो यह सुनिश्चित कर ले कि आपको अभी जितना मिलता है आपका मूल्य उससे अधिक है। पैसा चाहना पैसा चाहना बात अलग है। हर आदमी ज्यादा पैसा चाहता है, परंतु यह पूरी तरह से भिन्न बात है कि आवक मूल्य अधिक है। कोई लोग आपकी इच्छाओं को अपनी उचित तनख्वाह मानने की गलती कर बैठते हैं। आपकी आर्थिक आवश्यकताओं को इच्छाओं का आपके मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। आपका मूल्य इस बात पर पूरी तरह से निर्धारित करता है कि आप उपयोगी सर्विस देने में कितने योग्य है, या आप में दूसरों को इस तरह से सर्विस प्रदान करने के लिए प्रेरित करने की कितनी क्षमता है। आप ये देखिए कि उसने एग्जाम्पल दिया है कि किसी ने पूछा कि आपको कितनी सैलरी दी है, तो उसे सैलरी चाहिए। जब इंटरव्यू देने गया पर्सन, तो उसे यही नहीं पता था कि मुझे कितनी चाहिए, उसने निश्चित नहीं बताया, बस यही कहता रहा कि मुझे इतनी चाहिए जितना पहले वाले जो जॉब में नहीं मतलब मिल रही थी उससे ज्यादा। तो मतलब आप निश्चित ही नहीं थे आपको कितनी सैलरी चाहिए, तो आपको अपना मूल्य ही नहीं पता है कि मुझे कितना मेरा मूल्य है। तो आपको ये बहुत ध्यान देना है कि मुझे क्या मैं सर्विस के जो मैं सर्विस दे रहा हूँ उसका क्या मैं उसके लिए क्या डिमांड कर सकता हूँ, है ना। ऐसा ही जो जो सामान जो बेच रहा है ना, उसको भी ये पता होना चाहिए जो मैं ये सामान बेच रहा हूँ वो मैं किसी से जो अमाउंट ले सकता हूँ वो कितना ले सकता हूँ। तो ये हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अपने दिमाग में। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई एक फूड आइटम बनाया है ना, मतलब मान लीजिए कोई लेडी है जो पापड़ बना रही है, तो उसको पता है मेरे ये पापड़ बहुत अच्छे बने हैं, बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है। तो उसको जो ये नहीं पूछना चाहिए कि अरे ये कितने में बिक सकते हैं या क्या, तो उसको एक प्रॉपर पता होना चाहिए कि मेरे ये जो पापड़ है उसकी ये वैल्यू है और उतने में ही मुझे बेचना है। बिल्कुल क्लैरिटी से होना चाहिए। ऐसे ही कोई सर्विस दे रहा है, मान लीजिए कोई टीचिंग में सर्विस दे रहा है, तो उसे पता होना चाहिए कि मैं इस वैल्यू का आदमी हूँ और मुझे इतना ही पैसा मुझे मिलना चाहिए जो भी मैं कोचिंग ले रहा हूँ या जो भी टीचिंग कर रहा हूँ। तो उसे अपनी वैल्यू पता होना चाहिए। हम्म। अपने आप की एक सूची बनाइए, 28 प्रश्न जिनका आपको जवाब देना चाहिए। वार्षिक आत्मविश्लेषण व्यक्तिगत सर्विसेज की प्रभावी मार्केटिंग के लिए भी उतना ही अनिवार्य है जितना कि सामान की वार्षिक सूची बनाना। इससे भी बड़ी बात यह है कि वार्षिक विश्लेषण में आपकी गलतियों में कमी और आपको गुणों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। जीवन में आदमी या तो आगे बढ़ता है या उसी जगह पर खड़ा रहता है या फिर पीछे रह जाता है। इंसान का लक्ष्य हमेशा आगे बढ़ना होना चाहिए। वार्षिक आत्मविश्लेषण बताएगा कि प्रगति हुई है या नहीं, और अगर हुई है तो कितनी। इससे यह भी पता चलेगा कि आपने कहीं कोई कदम पीछे की तरह तो नहीं उठाया है। व्यक्तिगत सर्विस की प्रभावी मार्केटिंग के लिए आगे की तरह बढ़ना आवश्यक है, चाहे प्रगति की रफ्तार धीमी ही क्यों न हो। हम्म। आपको वार्षिक आत्मविश्लेषण हर साल के अंत में किया जाना चाहिए ताकि आप इसमें
किसी जाने वाली व्यक्ति की सुधार को नए वर्ष के संकल्पों में शामिल कर सके। यह सुधार आपको विश्लेषण के द्वारा समझ में आएंगे। आपने आपकी सूची बनाते समय खुद से नीचे दिए गए सवाल पूछे और अपने जवाबों की जांच करते समय किसी ऐसे आदमी की मदद ले जो आपको इस बारे में खुद को धोखा न देने दे। तो आप अपना एक वार्षिक, कहते हैं ना, वार्षिक एक वो बनाइए, पूरा एजेंडा बनाइए कि मुझे ऐसा इस साल करना है, और फिर उस साल के अंत में देखिए कि क्या आपने अपनी लाइफ में कुछ ग्रो किया, क्या आपने कुछ अच्छा सीखा, क्या आपके अंदर कुछ इंक्रीज हुआ या सिर्फ डिक्रीज हुआ। ये आप विश्लेषण करिए कि क्या मेरे अंदर क्या चीज अच्छाइयाँ आई। ये पूरा साल भर का एक वो बनाइए, चार्ट बनाइए अपना, जिसमें आप ये लिखिए कि मेरा ये विजन है, मेरा ये एम है कि मुझे ऐसा करना है, और फिर देखिए कि क्या आपको ऐसा मिला। तो ये बनाना अपना साल भर का बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चाहे आप रिलेशनशिप से भी बना सकते हैं कि मेरे को रिलेशनशिप में इतना आगे बढ़ना है, मुझे हेल्थ में ऐसा करना है कि मैं इस तरह से आगे ये, तो मान लीजिए आप कोई जिमिंग करते हैं तो मैं इतने सारे ये पुशअप्स कर सकता हूँ, या मैं इस साल के अंत तक इतने पुशअप्स कर लूंगा, या आप अपना योगा कर रहे हैं तो मैं इतने सूर्य नमस्कार इस साल के अंत तक कर लूंगा। तो आप कुछ ना कुछ ऐसा कुछ अपना वो लक्ष्य हर चीज से बनाइए, फाइनेंस में बनाइए कि मेरा ये मोटिव है कि मुझे इतना पैसा इस साल के अंत तक कमाना है। या फिर आप अपने अपने लिए देखिए कि मैं इतनी ये चीज इस साल के अंत तक सीख लूंगा, मुझे टैली सीखनी है, या मुझे कोई सॉफ्टवेयर सीखना है, या मुझे कोई लैंग्वेज सीखनी है, तो मैं इस अंत तक ये सीख लूंगा। तो अपना एक एक गोल बनाइए, एक विजन बनाइए कि साल के अंत तक मैं क्या क्या कर सकता हूँ, और फिर साल के अंत में चेक करिए कि क्या मैंने ये किया, क्या मैंने ये पाया, और मैंने कितनी उसमें बढ़ोतरी करी, या मैं उधर ही रह गया, या मैंने अब बिल्कुल ही कुछ नहीं सीखा। तो ये सब चीजें बनाना भी हमें व्यक्तिगत सूची बहुत ज्यादा जरूरी है। हम्म। व्यक्तिगत सूची के लिए आत्मविश्लेषण प्रश्नावली। क्या क्या मैंने वह लक्ष्य हासिल कर लिया है जो मैंने इस साल का बनाया था? हाँ, एक आपको चीज हर और है, साल एक सेकंड जयश्री जी, की ये सूची, ये जो ये बोल रहे हैं ना, ये आप फिर किसी नियर एंड डियर वन को दीजिए कि ये फिर उससे पूछिए कि क्या ये मैंने जो ये सूची बनाई है, मतलब जो भी मैंने ये साल में किया सोचा था, क्या मैंने हासिल कर लिया है। तो वो बताएगा इंसान कि आपने कर पाए या नहीं किया, कर पाए। क्या मैंने वह लक्ष्य हासिल कर लिया है जो मैंने इस साल बनाया था? हम्म। आपको हर साल एक निश्चित वार्षिक लक्ष्य बनाना चाहिए जो आपके लिए जीवन के प्रमुख लक्ष्य का एक हिस्सा हो। हम्म। सेकंड, क्या मैंने सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी की वह सर्विस दी है जिसे देने में मैं सक्षम हूँ, या क्या मैंने इस सेवा के किसी हिस्से में सुधार किया है? मतलब कितने अच्छे पॉइंट्स है कि ये आपको, आपका जो फ्रेंड है वो बता रहा है। जैसे मान लीजिए मैं ये क्लासेस ले रही हूँ, मान लीजिए, तो मेरा कोई फ्रेंड मुझे बताए क्या मैंने ये लक्ष्य हासिल कर लिया है, क्या मैंने जो सर्विस दी है, आपको जो पढ़ाया है, क्या वो मैं उसमें सक्षम रही, क्या मैंने उसमें कुछ अच्छा सुधार किया, या मैं उसी पर ऐसे ही रह गई। तो ये इस तरह से आप किसी भी अपने फ्रेंड से इस तरह से एनालिसिस कराइए कि क्या आपने उस साल में कुछ इंक्रीमेंट किया, या आप उसी जगह रह गए। थर्ड, क्या मैंने सेवा में वह सर्वश्रेष्ठ संभव क्वांटिटी दी जो मैं दे सकता हूँ? हम्म। फोर्थ, क्या मेरे क्या मेरे का भाव हमेशा तालमेल और सहयोग का रहा है? हम्म। फिफ्थ, क्या मैंने टालमटोल की आदत को अपनी कुशल कार्यकुशलता में कमी करने की इजाजत दी है, और अगर ऐसा है तो किस हद तक? हम्म। 6, क्या मैंने अपने व्यक्तित्व में सुधार किया है, और अगर हाँ तो किन तरीके से? 7, क्या मैंने अपनी योजनाओं को गलत से अंत तक सफलतापूर्वक पूर्ण किया है? हम्म। 8, क्या मैंने हमेशा तत्काल और निश्चित निर्णय लिए हैं? 9, क्या मैंने 6 मूलभूत डरों में से एक या इससे अधिक को अपनी कार्यकुशलता में कमी करने की इजाजत दी है? 10, क्या मैं कभी अति सावधान या कम सावधान रहा हूँ? हम्म। 11, क्या कार्यस्थल पर मैंने सहयोगियों के साथ मेरे संबंध सुखद है या दुखद? अगर यह दुखद है तो क्या गलती आंशिक रूप से या पूरी तरह से मेरी है? हम्म। 12, क्या मैंने प्रयोग से एकाग्रता की कमी की वजह से अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गवाया है? 13, क्या मैंने सभी विषयों में खुले दिमाग का और सहिष्णु रहा हूँ? हम्म। 14, मैंने सर्विस देने की अपनी योग्यता में किसी तरह सुधार किया है? 15, क्या मैंने अपनी किसी आदत में असंयम
का परिचय दिया है। 16 क्या मैंने किसी भी रूप में या तो खुलकर या गोपनीय रूप से अहंकार प्रदर्शित किया है। 17 क्या अपने सहयोगियों के प्रति मेरा व्यवहार ऐसा है जिससे वे मेरा सम्मान करने के लिए प्रेरित हो। 18 क्या मेरे विचार और निर्णय अंदाजे पर आधारित है या फिर विश्लेषण और सटीक विचारों पर आधारित है। 19 क्या मैंने अपने समय, अपने खर्च और अपनी आमदनी का बजट बनाने की आदत का पालन किया है और क्या मैं इन बजटों में खुद अनुदान रहा हूँ। 20 मैंने कितना समय लाभहीन प्रयोगों में लगाया है जिसका मैं बेहतर लाभ उठा सकता था। 21 मैं अपने समय का किस तरह से नया बजट बना सकता हूँ और अपनी आदतों को किस तरह से बदल सकता हूँ ताकि मैं अगले साल में अधिक प्रभावी बन जाऊं। 21 क्या मैं ऐसे कोई व्यवहार करने का दोषी हूँ जिसे मेरी अंतरात्मा कचोटती हो। 23 किस तरह से मैं उससे अधिक और बेहतर सर्विस दे सकता हूँ जिसके लिए मुझे धन प्राप्त हो रहा है। 24 क्या मैंने किसी के प्रति अन्याय किया है और यदि है तो किस तरह। 25 अगर मैं वर्ष भर के लिए अपनी स्वयं की सर्विसेज को खरीदूं तो क्या मैं इसे खरीद से संतुष्ट रहूंगा। 26 क्या मैं वही व्याख्यान में हूँ और अगर नहीं हूँ तो क्यों। 27 क्या मेरी सर्विसेज का खरीदार मेरे द्वारा की गई सर्विस संतुष्ट है और अगर नहीं तो क्यों। 28 सफलता के मूलभूत सिद्धांतों पर मेरी वर्तमान रेटिंग क्या है। इस रेटिंग को ईमानदारी और स्पष्टता से बजाय और इसे किसी ऐसी व्यक्ति से चेक करवा ले जिसे इतना साहस हो कि वह सटीक जांच करे। तो ये कितने अच्छे पॉइंट्स दिए हैं कि आपके बारे में जो कोई आपका फ्रेंड है वो जो बिल्कुल सही राय दे सकता है और आपसे डरे नहीं, है ना, आपको बेवाक बता दे कि हाँ कि भाई तूने ये किया और तूने ये नहीं किया, है ना। ये वाला पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अगर अपनी जो सर्विसेज दे रहे हैं, आप अगर खुद खरीदार बन जाएं उसके, तो क्या आप उससे संतुष्ट होंगे? क्या आप इतनी सर्विस दे पा रहे हैं किसी को कि आप खुद संतुष्ट हो जाएं, तो आप खुद सेटिस्फाइड हैं अगर अपना जो भी आप पार्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी सर्विस है आपकी। तो अगर खुद ही सेटिस्फाइड नहीं है, आप सोचिए कोई आपको यही सर्विस कोई और थर्ड पर्सन मतलब सेकंड पर्सन बेच रहा है, तो आप क्या मतलब आप सेटिस्फाइड होंगे? तो ये आपको सोचना है, ये आपको जानना है कि अगर आप खुद ही सेटिस्फाइड नहीं हो वही सर्विस लेकर, तो फिर आपको और उसमें मेहनत करनी है, उसको और अच्छा करना है। तो ये सब चीजें आपको जाननी है। और वो कैसे जानेंगे? कि कोई आपका खुद, कोई आपका नियर एंड डियर वन कोई विश्लेषण करके दिखाए, आपको विश्लेषण करे प्लस बिल्कुल बताए सटीकता से कि हाँ तेरे अंदर ये कमी है, तूने ऐसा किया, तूने आगे इस तरह से नहीं किया, या तेरे तेरे में असंयम है, या तेरा व्यवहार अच्छा नहीं है, तू सहयोग नहीं देता। हो सकता है कोई एक आध पॉइंट की आप में कमी हो या 3-4 पॉइंट की, तो आप उसमें सुधार कैसे लाएंगे जब आपको बिल्कुल सही तरीके से कोई आपका विश्लेषण करेगा। तो वो बहुत जरूरी है कि कोई ऐसा आदमी चुने जो आपका विश्लेषण अच्छी तरह से कर दे। इस अध्याय में दी गई जानकारी पढ़ने और हृदय में उतारने के बाद अब आप तैयार हैं कि आप अपनी व्यक्तिगत सर्विसेज की मार्केटिंग के लिए व्यवहारिक योजना बना सके। इस अध्याय में व्यक्तिगत सर्विसेज की बिक्री की योजना बनाने के लिए अनिवार्य हर सिद्धांत का पूर्ण विवरण मिलेगा। इसमें लीडरशिप के प्रमुख तत्व, लीडरशिप में असफलता के सबसे आम कारण, लीडरशिप के असफलता क्षेत्रों का विवरण, जीवन के सभी क्षेत्रों में असफलता के प्रमुख कारण और आत्मविश्लेषण के प्रयुक्त किए जाने वाले प्रश्न शामिल है। सटीक जानकारी को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है क्योंकि इसकी उन सभी लोगों को जरूरत होगी जो व्यक्तिगत सर्विसेज की मार्केटिंग करके अमीर बनने की तरह कदम बढ़ाना शुरू करेंगे। जिन्होंने अपनी दौलत गंवा दी है या तो पैसा कमाना अभी शुरू ही कर रहे हैं, उसके पास अमीरी के बदले में देने के लिए व्यक्तिगत सर्विसेज के अलावा कुछ भी नहीं होता। इसलिए यह अनिवार्य है कि उनके पास यह सारी व्यावहारिक जानकारी उपलब्ध हो जिसके द्वारा वे अपनी सर्विसेज की लाभदायक मार्केटिंग कर सके। यहाँ पर दी जा रही जानकारी को अच्छी तरह से समझा और पूरी तरह आत्मसात करता स्वयं की सेवाओं की मार्केटिंग में सहायक होगा। इसके अलावा इसे आप
में वह सामर्थ्य भी विकसित होगा जिससे द्वारा आप दूसरों को भी बेहतर विश्लेषण कर सके और उनके बारे में बेहतर निर्णय ले सके। यह जानकारी पर्सनल डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयर्स, मैनेजर्स और दूसरी एग्जीक्यूटिव के भी काम आएगी, जो प्रभावी संगठनों के लिए कर्मचारियों का चुनाव करते हैं। अगर आपको इस बारे में शंका हो तो इसकी शक्ति की जांच करने के लिए आत्मविश्लेषण के 28 प्रश्नों के जवाब लिखना शुरू कर दे। कितनी अच्छी इन्होंने विश्लेषण जो कहा है अपने बारे में, कि ये कहा है कि इस चैप्टर में आपको ये बताया कि कैसा एक लीडर होना चाहिए, उसमें क्या क्या उसके गुण होने चाहिए, क्या क्या उसमें जो गुण ऐसे भी बताए जो नहीं होने चाहिए, है ना, और क्या क्या आपको, कैसे आप अपना आत्मविश्लेषण करें, कैसे आप किसी से कराएं जिससे आपको बिल्कुल ट्रू आपके बारे में पता चले, जिससे आप अपनी मार्केट अच्छी तरह से कर पाएंगे। आप किसी भी जॉब में जाएंगे तो आपको पता होगा कि हाँ मैं ये बिल्कुल परफेक्ट हूँ और मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। तो ये सक्सेस के बहुत सारे उन्होंने तरीके बताए हैं कि कैसे कैसे आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो आप ये जरूर अपना आत्मविश्लेषण करें या किसी से करवाएं। हाँ जी। अमीर बनने के अवसर कहाँ और कैसे मिल सकते हैं? हम्म। अब हमने उन सिद्धांतों का विश्लेषण कर लिया है जिसके द्वारा अमीर बनाया जा सकता है। स्वाभाविक रूप से अब हम पूछेंगे, हम इन सिद्धांतों पर अमल करने के लिए अच्छी अवसर कहाँ मिल सकते हैं। आइए अपने गुणों की सूची निकाल लीजिए और देखिए कि पश्चिमी समाज आपको कितनी अमीर बना सकता है, चाहे आपका लक्ष्य सामान्य अमीर बनना हो या बेहद अमीर बनना हो। हम्म। शुरुआत में हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि हम एक समाज में रहते हैं जहां कानून का पालन करने वाले हर नागरिक को विचार और कार्य की स्वतंत्रता है, जो दूसरों की किसी दूसरे देश की तुलना में अधिक है। हम में से अधिकांश के इस स्वतंत्रता की लाभों की सूची नहीं बनाई है। हमने कभी अपनी असीमित स्वतंत्रता की तुलना दूसरे देशों की सीमित स्वतंत्रता से नहीं की है। हम्म। यहाँ पर विचार की स्वतंत्रता है, राजनीति की स्वतंत्रता है, बिजनेस, प्रोफेसर या नौकरी चुनने की स्वतंत्रता है, दूसरों की नुकसान पहुंचाने बिना अपनी मनचाही संपत्ति या जायदाद बनाने की स्वतंत्रता है, अपने घर का स्थान चुनने की स्वतंत्रता है, विवाह में स्वतंत्रता है, अपने घर का स्थान चुनने की स्वतंत्रता है, विवाह में स्वतंत्रता है, सभी प्रजातियों के लिए समान अवसर की स्वतंत्रता है, एक राज्य में दूसरे राज्य में यात्रा करने की स्वतंत्रता है, अपने पसंद के भोजन की स्वतंत्रता है, और यह स्वतंत्रता भी है कि हम जीवन में किसी भी पद के लिए लक्ष्य बना सकते हैं जिसके लिए हमने तैयारी की है, चाहे वह अमेरिका के राष्ट्रपति का पद ही क्यों ना हो। वाह! तो कितनी हमारे सारी पास, स्वतंत्रता है हाँ हमारे हाँ, पास। हमारे पास कितनी, जैसे आप यूएस में रह रहे हैं, हमारे इंडिया में भी इतनी स्वतंत्रता है। हम किसी भी चीज के लिए हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि हम किसी से, मतलब किसी कोई हमें आके दबाएगा। जैसे चाइना में नहीं है स्वतंत्रता, कोरिया में नहीं है, हर देश में इतनी स्वतंत्रता नहीं है जितनी हमारे देश में है। तो जब हम इन स्वतंत्रता को नहीं, मतलब इनका यूज नहीं कर पा रहे, तो हम कैसे कैसे नागरिक हैं, मतलब क्या कैसे लोग हैं हम, कि हर चीज की हमें फ्रीडम मिली हुई है फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो ये बहुत जरूरी है कि ये देखिए कि आपको इतनी चीजों की खुली छूट मिली हुई है, तो आगे बढ़िए। क्यों, किस चीज के लिए रुके पड़े हैं आप? हाँ जी। और एक बात याद आई हम्म। इससे रिलेटेड, हाँ। फ्रीडम के। हाँ। यहाँ पे तो ऐसे फ्रीडम बर्थ राइट है, क्योंकि मैंने अभी हम्म। एग्जाम दिया ना ये हम्म। सिटीजन का, तो पूरा उनका अच्छा। हिस्ट्री होता है। अच्छा। तो मैं लैब में काम करती थी, तो यहाँ पे ऐसे मास्क पहनना सबको ऐसे कंपलसरी था हॉस्पिटल में। हम्म। तो हमारी लैब में ऐसे कितने थे, वैक्सीन लेना और मास्क पहनना सबको हम्म। कंपलसरी था, ये हम्म। इस फील्ड में काम करते हो तो। हम्म। तो मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड था, तो उसने वैक्सीन भी नहीं ली थी और वो ऐसे मास्क नहीं पहनता था कि हम्म। ये मेरी चॉइस है कि मैं पहनूं नहीं, नहीं पहनो। मुझे हाँ। इतनी फ्रीडम है यहाँ पे कि मेरी पसंद है कि मैं पहनूं कि नहीं नहीं पहनूं। पहनो। हाँ। ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे। हाँ, तो वो भी है कि ये मेरी चॉइस है, क्योंकि फ्रीडम है ना, मतलब कि आप कुछ भी करें। जैसे हमारे इंडिया में भी ये फ्रीडम है, आपको पहनना है हम्म। पहनिए, नहीं पहनना है मत पहनिए। तो ये फ्रीडम है हमारी ना, कोई हमें आके टोकेगा नहीं, कोई हमें उसके लिए मतलब कोई पकड़ेगा नहीं। स्वतंत्रता है हमें इस चीज की ना, कोई जेल नहीं भेजेगा। नहीं तो और जगह तो बहुत ज्यादा मतलब कानून बहुत वैसे हैं
पक्की और है। हाँ जी। और एक है वो 83 इयर्स की है और लैब में वो ब्लड बैंक की मैनेजर है, मेन 83 इयर्स की है, ब्लड बैंक की मैनेजर। उसने भी आज तक एक भी वैक्सीन ली। यहाँ पे तो फ्लू का भी हर साल फ्लू, हम्म अभी फ्लू का सीजन चल रहा है तो फ्लू की हम्म वैक्सीन और कोविड वो तो कंपल्सरी होती थी, पर हम्म उसने उस टाइम फ्लू की भी वैक्सीन नहीं ली थी, कोविड की भी नहीं, और हम्म अभी वो मास्क भी उस टाइम नहीं पहनती थी। पर वो ऐसे कितने टाइम से ऐसे जूस फ्रूट्स और वो प्योर वेजिटेरियन है, तो हम्म। उसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है, तो वो अच्छी अच्छे थी। से अभी काम कर रही है। हाँ पर तो उनकी फ्रीडम की हमारी हम नहीं करेंगे। बर्थ राइट है, बर्थ फ्रीडम, मैं राइट है, अपनी हाँ। मर्जी से करूंगी, मुझे पहनना है नहीं पहनना वो नहीं वो पहनना है। अपनी हाँ, जिम्मेदारी है ऐसे करके। जिम्मेदारी कोई है। मुझे बोलेगा और मैं नहीं पहनूंगी, ऐसी हाँ, है वे। तो वही तो है, आपको इतनी फ्रीडम मिली हुई है गवर्नमेंट से, सरकार से। कोई राजा नहीं है कि आपको बिल्कुल ये कह रहा है कि नहीं आपको यही करना है, ऐसा ही करना है। तो वो फ्रीडम है आपको, तो आप कितना भी ऊंचा सोचिए, कितना भी ऊंचा उड़िए। हाँ जी। हम्म। एक स्पीच और एक रिलीजियन, आप कौन सी रिलीजियन को फॉलो हम्म, करेंगे और आप क्या बोलोगे, वो दोनों फ्रीडम है यहाँ पे, हाँ जी। सबको मिलती है। जी। यहाँ पर विचार की स्वतंत्र, वो तो मैंने पढ़ लिया है ना। हाँ जी। हमारे हमारे पास अन्य स्वतंत्रताएं भी हैं, परंतु यह सूची सबसे प्रमुख स्वतंत्रताओं का विहंगम दृश्य प्रदान करती है, जिससे अवसरों की ब- बढ़ुलता है। स्वतंत्रता का लाभ अधिक स्पष्ट तब नजर आता है जब हम यह देखते हैं कि अमेरिका के ऐसे एकमात्र देश हैं जहां अपने अपने हर नागरिकों को, चाहे वह वहां का मूल निवासी हो या उसके बाद में यहाँ की नागरिकता ली हो, इतनी अधिक और विविध स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। हम्म, आइए अब है उन वरदानों की गिन जो इस विराट स्वतंत्रता के हमें प्रदान किए। उदाहरण के लिए औसत अमेरिकी परिवारों का ले, जिसका अर्थ औसत आमदनी वाले परिवारों को, और उन लोगों को गिने जो परिवार हम्म, के हर सदस्य के लिए अवसर और प्रचुरता के लिए देश में उपलब्ध हो। विचार व कार्य की स्वतंत्रता के बाद भोजन, वस्त्र और अवसाद आवास होते हैं, जो जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। दो। पहला है भोजन। हम्म चूंकि पश्चिमी सभ्यता के परिवार के साथ असीमित स्वतंत्रता उसने दरवाजे पर उपलब्ध है, इसीलिए यह दुनिया में कहीं भी मिलने वाली भोजन का चुनाव कर सकता है जिसे कीमत उसके पहुंच में हो। हम्म सेकंड, आवास। यह परिवार एक आरामदायक अपार्टमेंट में रहता है जो भाप से गर्म होता है, जहां बिजली की रोशनी है और जहां गैस द्वारा भोजन पकाया जाता है। हम्म ब्रेकफास्ट में वे टोस्ट खाते हैं, वह इलेक्ट्रिक टोस्टर में सेका गया है जिसकी कीमत केवल कुछ डॉलर है। अपार्टमेंट की सफाई वैक्यूम क्लीनर से होती है जो बिजली से चलता है। किचन और बाथरूम में हर समय गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध है। भोजन को ठंडा रखने के लिए फ्रिज है, ये जो बिजली से चलता है। पत्नी अपने वाला बनाती है, कपड़े धोती है और प्रेस करती है, तथा इसके लिए वह बिजली से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग करती है जो दीवार में लगे गए प्लग में तार लगाते ही अपना काम शुरू कर देते हैं। पति अपनी दाढ़ी बिजली से शेवर से बनाता है और उन्हीं दुनिया भर से 24 घंटे मुफ्त मनोरंजन मिलता है, जो टेलीविजन का स्विच दबाने से ही शुरू हो जाता है। अब ये तीन, एक मिडिल क्लास आदमी की लाइफ बता रहे हैं अमेरिका में। हाँ जी। 3 वस्त्र। पश्चिमी सभ्यता से हर स्थान पर औसत वस्त्र पहनने वाले लोग मिल जाते हैं। हम्म भोजन, वस्त्र और आवास की सिर्फ 3 मूलभूत आवश्यकताओं को जिक्र किया गया है। औसत पश्चिमी समाज का नागरिक का कोई अन्य लाभ और अधिकार भी उपलब्धि है जो उसे काम प्रयास में हासिल हो सकता है, जबकि वह इसके लिए 8 घंटे प्रतिदिन से अधिक श्रम न करे। है ना, तो ये औसत मतलब एक मिडिल क्लास आदमी की लाइफ दी हुई है कि उसको ये सब कैसे मिला हुआ है वहां पर, है ना। और ये आवश्यकताएं हैं उसकी कि उसके घर में ये होना चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान के बारे में। तो ये सब चीज के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। वह चमत्कार जिससे ये वरदान दिए। हम्म जब वे वोट मांगते थे तो हम अक्सर सराजनिताओं को स्वतंत्रता की बातें सुनाते हुए सुनते हैं, परंतु शायद ही कभी वे इस स्वतंत्रता के स्रोत या इसकी प्रकृति
के समुचित विश्लेषण के लिए पर्याप्त प्रयास करते हैं या इसके लिए इतना समय निकालते हैं। मुझे इस अदृश्य शक्ति के स्रोत और प्रकृति के विश्लेषण का अधिकार है क्योंकि मैं जानता हूँ और मैं 50 वर्षों से भी अधिक समय में ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इस शक्ति को संगठित किया और जिनमें से कई आज भी इसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। मानवता के इस रहस्यमयी हितकारी का नाम पूंजी है। पूंजी में न सिर्फ धन आता है बल्कि अधिक स्पष्ट रूप से इसे अधिक व्यक्तिगत बुद्धिमान लोगों के समूह आते हैं जो जानते हैं हित में और खुद को लाभ पहुंचाने के लिए धन का बेहद प्रयोग करने के तरीके की योजना बनाती है। इन समूहों में वैज्ञानिक, शिक्षाविद, केमिस्ट, आविष्कारक, बिजनेस विश्लेषक, पब्लिसिटी मैन, आवागमन विशेषज्ञ, अकाउंटेंट, वकील, डॉक्टर और उद्योग धंधों के सभी क्षेत्रों में विश्लेषण ज्ञान खरीदने वाले लोग आते हैं। ये लोग हर क्षेत्र में प्रयासों का निवृत्त करते हैं, प्रयोग करते हैं और निशा छोड़ जाते हैं। वे कॉलेज, हॉस्पिटल, पब्लिक स्कूल या समर्थन करते हैं, अच्छी सड़कें बनाते हैं, अखबार छापते हैं, सरकार का अधिकांश खर्च उठाते हैं और बहुत डिटेल्स का ध्यान रखते हैं जो मानवीय प्रगति के लिए अनिवार्य है। संक्षिप्त में कहा जाए तो पूंजीपति हमारी सभ्यता के मस्तिष्क हैं क्योंकि वे उन पूरे तंत्र की पूर्ति करते हैं जिनमें सारी शिक्षा, ज्ञान और मानवीय प्रगति अनिवार्य। अच्छा, आगे अनिवार्य है। प्रगति प्रकृति, हाँ, समाहित है, समाहित है। मस्तिष्क के बिना धन हमेशा खतरनाक होता है, परंतु जब इतना उचित उपयोग किया जाता है तो यह सभ्यता के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनिवार्य तत्व बन जाता है। जो भी हमारी वेल्थ है, पूंजी है, वो बहुत अनिवार्य है ना। तो मस्तिष्क के बिना जो धन हमेशा खतरनाक होता है ना। अगर मस्तिष्क से यूज नहीं किया जाए तो उसका जो तरीका है वो उसको पता नहीं हो तो वो खतरनाक ही है। तो लेकिन वैसे ही हमारी सभ्यता के लिए सबसे अनिवार्य चीज है पैसा, पूंजी, है ना। अगर पूंजी की सहायता न हो तो एक परिवार को अपने लिए साधारण नाश्ता जुटाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। इस बात की कल्पना से आपको यह समझ में आ जाएगा कि संगठित पूंजी का कितना महत्व होता है। चाय के लिए आपको चीनी या भारत की यात्रा करनी होगी जो अमेरिका से बहुत दूर है। जब तक कि आप बहुत अच्छे तौराक न हो तो लौटते समय की यात्रा में थक जाएंगे। फिर एक और समस्या आपके सामने आएगी और आपके पास समुद्र पार करने और तैरने की साहसिक शक्ति हो भी तो आप किस समुद्र मुद्रा का प्रयोग करेंगे? शक्कर के लिए आपको क्यूबा की एक और समुद्री यात्रा पर जाना होगा या फिर उटा के शुगर बर्ती खंड की लंबी पैदल यात्रा पर जाना होगा। परंतु फिर भी हो सकता है कि आपको शक्कर के उत्पादन के लिए आवश्यकता है। हम इस बारे में तो कुछ नहीं कह रहे हैं कि अमेरिका में कहीं भी ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंचने के लिए शक्कर को रिफाइन करके ट्रांसपोर्ट करने और डिलीवरी करने के लिए कितनी तामझाम की जरूरत होती है। अंडे आप अपनी करीबी फॉर्म से ले आ सकते हैं, परंतु आप ग्रेप फ्रूट चाहते हो तो आपको फ्लोरिडा की लंबी पैदल यात्रा करनी होगी। अभी जो ड्राई से बता रहे हैं कि चाय पीनी है तो इंडिया जाइए, चाइना जाइए, है ना। शक्कर है तो क्यूबा जाइए, है ना। आपको ग्रेप फ्रूट खाना है तो फ्लोरिडा। तो मतलब ये सब चीज बता रहे हैं कि सब अमेरिका ने आपकी टेबल पे ही लाके दिया। ऐसे आपको जाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि पूंजी थी। ड्राई सीरियल को तो आपको अपने मेनू से हटाना ही होगा क्योंकि इसके उत्पादन के लिए पुरुषों के प्रशिक्षित संगठनात्मक श्रम और उचित मशीनरी की जरूरत होती है जिन्हें सभी के लिए पूंजी की जरूरत होती है। आराम करते समय आप दक्षिण अमेरिका की दिशा में तैर सकते हैं जहां आप 2-4 केले ले सकते हैं और आप लौटते समय नदी की फार्म से जहां डेयरी भी हो, बटर और क्रीम भी हो, पडियाला चलकर ला सकते हैं। इतना सब करने के बाद आपको परिवार आराम से बैठकर नाश्ते का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाएगा। यह हास्यास्पद लगता है ना। परंतु अगर हमारे पास पूंजीवादी तंत्र न हो तो इन आम भोज्य पदार्थों को अपने नाश्ते में शामिल करने का यही
इकलौता संभव तरीका होगा। क्योंकि हमारी सामान्य कंट्री नागरिक की ये क्यों समझाया कि हमारी कंट्री की इतनी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन है कि ये सब चीज आपको नाश्ता लेने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, चाय के लिए इधर, चीनी के लिए इधर, अंडे के लिए इधर, ड्राई सीरियल्स जो आप खाते हैं उसके लिए इधर, तो ये सब चीजें इतना करनी पड़ती, लेकिन वो सब आपके पास एक ही जगह जुट जाती हैं क्योंकि वो आपकी कंट्री ने आपको दी है। सामान्य नाश्ते के आइटमों की तुलना में जब हम रेलवे और समुद्री जहाज बनाने और इसके रख रखाव के लिए आवश्यक धनराशि के बारे में सोचते हैं तो हम दहल जाते हैं, क्योंकि यह राशि हमारी कल्पना से पर है। अब अरबों खरबों डॉलर है, जबकि इसमें हजारों और रेलों की प्रशिक्षित पूंजीवादी अमेरिका के आधुनिक सभ्यता की आवश्यकताओं को सिर्फ एक हिस्सा है। आवागमन के लिए पहले यह जरूरी है कि जमीन से कुछ उ, उगाया जाए या मार्केटिंग के लिए उत्पन्न किया जाए। इसके उपकरणों, मशीनों, पैकिंग, मार्केटिंग और करोड़ों लोगों के लिए करोड़ों डॉलर और लगेंगे। समुद्री जहाज और रेलगाड़ी धरती से अपने आप नहीं उग जाते और अपने आप काम नहीं करने लगते। वे सभ्यता की पुकार सुनकर आते हैं और वे उन लोगों के श्रम, कुशलता और संगठन शक्ति के द्वारा आते हैं जिसमें कल्पना है, विश्वास है, उत्साह है, निर्णय करने की शक्ति है और लगन है। इन लोगों को पूंजीपतियों के नाम से जाना जाता है। देने की इच्छा से, लाभ कमाने और अमीर बनने की इच्छा से प्रेरित होते हैं, और चूंकि वे ऐसी सेवा देते हैं जिसके बिना सभ्यता का कोई अस्तित्व नहीं होता, इसलिए वे बहुत अमीर बन जाते हैं। तो इसलिए जो भी आपको इस देश में जो भी चीजें मुहैया कराई जा रही हैं, तो वो जो बिग कम्युनिटी है, मतलब जो भी पैसे वाले लोग हैं, जो पूंजीपति हैं, उन्होंने ये सब आपको सुविधा प्रदान करी है। उनके पास रेलगाड़ी का, किसी ने समुद्री जहाज का लिया हुआ है, किसी ने रेलगाड़ी, मतलब हर चीज की आपकी सुविधा दी जा रही है, तो इन लोगों ने दी है और उनका यही काम है कि वो आपको ये दें, और वो इसीलिए अमीर बन गए क्योंकि उनके पास ये नॉलेज थी, ये सब चीजें थी जो उन्होंने अभी हमें पढ़ाई है, और उसके कारण ये आपको सब चीज मुहैया होती है। रिकॉर्ड को साफ और समझ में आने योग्य सरल बनाते हुए मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि यह पूंजीपति वही लोग हैं जिनसे जिनके बारे में हम में से अधिकांश लोगों को सॉफ्ट बॉक्स में वक्ताओं को बुलाते सुना है। यह वह है जिन्हें क्रांतिकारी, रैकेटियर्स, बेईमान राजनेता और भ्रष्ट श्रमिक नेता शोषण और अमानवीय वाला ट्रीट कहते हैं। मैं यहाँ पर किसी समूह या अर्थशास्त्र की किसी तंत्र की वकालत का विरोध नहीं करता हूँ। इस पुस्तक का लक्ष्य है एक ऐसा लक्ष्य जिसके लिए मैं आधी सदी से अधिक तक पूरी निष्ठा के समर्पित हूँ। उन सभी को यह ज्ञान प्रदान करना, उन सभी के सामने वह सबसे विश्वसनीय फिलोसॉफी प्रस्तुत करना जिसके माध्यम से लोग अमीर बन सके और जितनी धनराशि वे कमाना चाहते हैं उतनी धनराशि कमा सके। तो इन्होंने ये अमेरिका का पूरा चित्रण किया है कि अमेरिका में किस तरह से मतलब उनका जो फाइनेंस है वो किस तरह से काम करता है, कैसे कुछ पूंजीपति लोग हैं जो कि उनके हाथ में ये सारी चीजें हैं। कई लोग उनकी बुराइयां करते हैं, पर वो गलत बात है, उनकी बुराइयां नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो इतनी सारी चीजें सर्विस हमें दे रहे हैं। तो उन्होंने पूरा ये जो हमारा लास्ट ये जो चैप्टर इसमें था, जो पैराग्राफ में, वो सारा अमेरिका के बारे में चित्रण था। लेकिन उनका जो मेन काम है नेपोलियन हिल का, वो यही है कि वो ये बता रहे हैं कि पूंजी कितनी जरूरी है और पूंजी के कारण ही सब कुछ हो रहा है। मैंने दो चीजें बताने के लिए हम्म। यहाँ पर पूंजीवादी तंत्र के आर्थिक लाभ को विश्लेषण किया है। हम्म। इसलिए ताकि अमीर बनना चाहते हैं वे उस तंत्र को पहचान ले और खुद को उससे अनुरूप ढाल ले जो अमीरी के पास सारे रास्ते को नियंत्रित करता है, चाहे आप कम अमीर बनना चाहते हो या बेहद अमीर। सेकंड, इसलिए ताकि आपको तस्वीर का दूसरा पहलू दिया जाए जो राजनेताओं और वक्ताओं द्वारा आमतौर पर दिखाए जानबूझकर मुद्दे को मरोड़ कर पेश करते हैं और संगठित पूंजी के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे यह कोई जहरीला कोबरा पूरा। हो। यहाँ पूंजीवादी देश है, यहाँ पूंजी के प्रयोग द्वारा विकसित हुआ है और हम जो स्वतंत्रता और अवसरों के वरदानों को लेने के अधिकार का दावा करते हैं, हम जो अमीर बनना चाहते हैं, यह बात जानने के लिए
अगर संगठित पूंजी के इन लाभों को उपलब्ध न कराया होता तो आज हमारे पास अमीरी और अवसर नहीं होते। अगर आप ऐसे सोचते हैं कि अमीर लोग हर कम कार्य के बदले अधिक धन की मांग करते हैं, या फिर आप यह सोच सकते हैं कि आपके पास धनों का अंबार बिना काम किए लग जाए, यह स्वतंत्र दुनिया है। आप कुछ भी सोच सकते हैं। कुछ लोग काम किए बिना ही रहते हैं और कुछ लोग थोड़ा बहुत ही काम करते हैं। आपको इस स्वतंत्रता को समझने की जरूरत है। कुछ लोगों को गलत फहमी है कि हाँ, इस बारे में बस कुछ ही लोग इस बात को ढंग से समझते हैं कि जहां तक अमीर लोग का सवाल है, वे लोग बिना प्रयास के अमीर बन जाते हैं। कानूनी रूप से अमीर बनने और अमीर बने रहने का केवल एक ही भरोसेमंद तरीका है, वह है उपयोगी सर्विस प्रदान करना। ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है जिसके द्वारा लोग सिर्फ संख्या की शक्ति द्वारा कानूनी रूप से अमीर बन सके या बदले में किसी रूप में मूल्य चुकाए बिना अमीर बन सके। एक नियम है जिसे अर्थशास्त्र का सिद्धांत कहते हैं। यह एक सिर्फ सिद्धांत ही नहीं है, बल्कि पत्थर की लकीर की तरह है जिसे कोई नहीं मिटा सकता। इस नाम को चिन्हित कर ले और याद रखे कि यह बहुत राजनेता और राजनीतिक मशीन से कहीं बलशाली है। यह हर मजबूत संगठन की नियंत्रण से बाहर की चीज है। इसे किसी भी धूर्त घूसखोर या फिर किसी ऐसी गैर राजनीतिक दबाव प्रभावित नहीं किया जा सकता। व्यापार में सम्मिलित हर व्यक्ति के खाते पर नजर रखी जाती है और हर रिकॉर्ड को नोट किया जाता है। यह याद रखें कि उपलब्ध जरूरतों को धन संचय करने की शुरुआती मात्रा है। बहुत कम विलास वस्तुएं और गैर जरूरी वस्तुओं का उल्लेख किया गया है। यह भी याद रखें कि यह तो अमीर बनने के श्रोता की सिर्फ शुरुआत है। केवल कुछ विलासियों और गैर जरूरी चीजों को जिक्र किया गया है, परंतु याद रखें कि व्यापार के इन थोड़े से सामानों से उत्पादन, परिवहन और मार्केटिंग के व्यापार की वजह से लाखों करोड़ों स्त्री पुरुषों का रोजगार मिलता है, जो अपनी सर्विसेज के बदले में हर माह करोड़ों डॉलर प्राप्त करते हैं और विलासित तथा आवश्यकता के वस्तुओं पर खुले हाथों से इसे खर्च करते हैं। तो ये जनरल हमें ऐसी गाइडेंस दिया गया है कि कैसे अमेरिका में पूंजीपति लोग काम करते हैं, तो उनको बुरा ना माने, वो आपको सर्विस दे रहे हैं, आप भी उनकी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करें, आगे तरीके निकलेंगे, उनको मतलब उनको फॉलो करें, उनके बारे में बुराई ना करें। तो इस तरह से उन्होंने ये सब चीजों का बताया है कि अमेरिका में किस तरह से होता है। हम्म। खास तौर पर यह याद रखें कि व्यापार और व्यक्तिगत सेवाओं के इस विनिमय के पीछे अमीर बनने के प्रचुर अवसर सुलभ है। यह स्वतंत्रता आपकी मदद करती है। इन व्यापारों को करने के लिए जितने भी प्रयास जरूरी है, उन्हें करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप में योग्यता है, प्रशिक्षित है, अनुभव है, या आप तो बहुत बड़ी धनराशि कमा सकते हैं। जो लोग बेहद अमीर बनने का लायक सौभाग्यशाली नहीं है, वे कम अमीर तो बन ही सकते हैं। कोई भी नाम मात्र के के बदले ये जीवन बयान कर सकता है। अगर तो आप में अब योग्यता है, प्रशिक्षण है, आप में अनुभव है, तो आप योग्य बन ही सकते हैं। वो कह रहे हैं कि आप में पूरी अगर काबिलियत है तो आपको कोई नहीं रोक सकता योग्य बनने से। अब स्थिति आपके सामने है। अवसर ने आपके सामने अपना खजाना खोलकर रख दिया है। सामने जाए, वह चुने जो आप चाहते हैं। अपनी योजना बनाए, योजना के हिसाब से काम करे और लगन से उसका अनुसरण करे। पूंजीवादी समाज बाकी का काम कर देगा। आप केवल इस बात पर भरोसा रखें। पूंजीवादी समाज हर इंसान को उपयोगी सेवा प्रदान करके और उस सेवा के मूल्य के अनुपात में अमीर बनने का अवसर दे रहा है। सिस्टम किसी से भी यह अधिकार नहीं छीनता, परंतु यह ऐसा कोई आश्वस्त नहीं देता कि बिना कुछ किए ही आपको कुछ हासिल हो जाए, क्योंकि यह सिस्टम स्वयं अर्थशास्त्र के नियम द्वारा नियंत्रित होता है, जो बिना कुछ दिए हासिल करने के सिद्धांत को न तो पहचानता है, न ही उसे लंबे समय तक सहन करता है। तो जब तक आप कुछ देंगे नहीं, ऐसा सिर्फ आपने सोच लिया कि मैं ये बन जाऊंगा या मेरे को इतना पैसा मिल जाएगा या मैं इस तरह से आगे फ्यूचर में हो जाऊंगा, तो आपको कर्म करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक लगन से काम करना पड़ेगा, योग्यता होनी चाहिए, मतलब सब चीज का एक तालमेल होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं।
ये उन्होंने साफ अपने शब्दों में कहा कि आपके मतलब कंट्री में इतना कुछ है देने के लिए आपके पास कि कोई आपको स्वतंत्र रखा जा रहा है, आपके पास इतनी मतलब वो पूंजीवादी समाज है, मतलब अगर आप अपनी सर्विस देंगे तो आपसे कोई ना कोई सर्विस लेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ वो गरीब देश है, कुछ ले नहीं पा रहा है, आपकी सर्विसेज नहीं खरीद पा रहा है, या आप अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे हो, तो सब कुछ है। लेकिन आपको उसे बेचना आना चाहिए, आप में वो योग्यता होनी चाहिए, आप में वो टैलेंट होना चाहिए, तो आपको बढ़ने में वो लगन होनी चाहिए। अर्थशास्त्र का सिद्धांत प्रकृति ने बनाया है, वहां कोई भी ऐसा कोर्ट नहीं है जहाँ इसके उल्लंघन करने वाले दरखास्त दे सके। हम्म। इस सिद्धांत के दोनों पक्ष है, इसका उल्लंघन करने पर नुकसान भी होता है और ढंग से पालन करने पर पुरस्कार भी मिलता है। इस सिद्धांत को खारिज नहीं किया जा सकता है। यह उतना ही बड़ा सत्य है जितना आसमान में टिमटिमाते हुए तारे, और उसी प्रकृति का हिस्सा है जो तारों को नियंत्रित करता है। आपके अंदर यह प्रश्न आ सकता है, कोई हो सकता है जो इस नियम को पालन करने से मना कर दे। निश्चित तौर पर यह हम एक स्वतंत्र समाज में रहते हैं जहां आप समान अधिकार पाते हैं, किसी भी नियम को नजरअंदाज कर सकते हैं। तब क्या होगा? तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि अधिक संख्या में लोग इस एक साथ ही सिद्धांत को नजरअंदाज न करें। ये सिद्धांत सिर्फ कुछ समय के अनुभव से ही नहीं निकलते हैं, पर इनसे सालों की कड़ी मेहनत लगी है। तो जो ये सिद्धांत है, मतलब कि आप कुछ दोगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, तो ये एक सिद्धांत है ना। ऐसा नहीं है कि आप कि ये ऐसे ही बना दिया गया है, फेक है ना। तो ये जो बनाया है वो ठीक बनाया है, और ये इसका जो प्रभाव है वो होता ही होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप में अगर लगन है, आप में कुछ करने की क्षमता है, आप आगे बढ़ सकते हैं, योग्यता है, आप जो आपने लक्ष्य अगर आपने बनाया हुआ है और उसमें फेथ रखते हैं, उसको तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से आप बढ़ते हैं, ऑर्गेनाइज नॉलेज से, इमेजिनेशन से, तो वो आपको वो लक्ष्य मिलता ही मिलता है। आप सिर्फ उसके लिए जितना भी कोशिश कर सकते हैं उतना करिए, बैठिए मत। कितने सारे आज उन्होंने पॉइंट्स बताए हैं, तो आप देखिए कि आप में क्या क्या है और क्या नहीं है। जो नहीं है उनमें आगे आप आगे उसमें कोशिश करिए, अपने अंदर वो लेकर आइए, वो चीजें जो आप में नहीं है, कमियां हैं जो भी, उस पर आप वर्कआउट करिए और अपने अंदर चेंजेस लेकर आइए। देखिए कि साल भर की प्लानिंग करिए कि आपने क्या लक्ष्य देखा था, क्या क्या उसमें आपने ग्रोथ करी। तो ये सब चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब तरक्की क्या होता है ना, सक्सेस है ना, वो सक्सेस आपसे चाहती है कि आप आगे बढ़ो। सक्सेस खाली बैठने से नहीं मिलती है ना। सक्सेस चाहती है कि आप आगे बढ़ो, आप अपना गोल बनाओ, आप आगे बढ़िए, आप फिर वो रास्ते खोल देती है। जब तक आप बढ़ेंगे नहीं, आप अगर सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाओ, मैं पहुंच जाऊं, मैं पहुंच जाऊं, किसी भी तरह से पहुंच जाऊं, बस मैंने ये सपना देख लिया है कि मैं नीचे वाली फ्लोर पे हूं और ऊपर वाली फ्लोर पे पहुंच जाऊं। क्या आप पहुंच जाएंगे? आपको या तो लिफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या आप सीढ़ी से आएंगे। तो आपको चलना तो पड़ेगा, कदम तो आगे बढ़ाने ही पड़ेंगे। तो वही है कि कदम बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सोच सकते हैं, लेकिन आपने लक्ष्य तो सोच लिया है ना कि मुझे ऊपर जाना है, मुझे एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाना है। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि मुझे करना क्या है। तो आपका लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। जब आप लक्ष्य देख लेंगे उसके बाद आप पढ़ना भी शुरू कर देंगे, आप आगे चलना भी शुरू कर देंगे। तो आपका लक्ष्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले आप लक्ष्य बनाइए, फिर आप जैसे मान लीजिए आपको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाना है, तो आपने ये लक्ष्य बना लिया, फिर आपको उस पर फेथ होना चाहिए कि हाँ मैं ऊपर चला जाऊंगा। उसके बाद आपके पास इमेजिनेशन होनी चाहिए, आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं जा रहा हूँ, फिर आपको अपने आप से अंदर सुझाव आ रहे हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस तरह से कर लूंगा, मैं इस सीढ़ी पर एक पैर रखूंगा, फिर उस सीढ़ी पर दूसरा पैर रखूंगा। तो ये आपको अंदर सुझाव आ रहे हैं। फिर आपको ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग होनी चाहिए आपकी कि कैसे आप ऊपर चढ़ सकते हैं। फिर आपके पास इतना सारा ये पावर होनी चाहिए कि आपके अंदर क्या शक्ति है, अंदर आपके अंदर इतनी शक्ति है, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप सीढ़ी चढ़ सकते हैं। तो ये सब चीजें इस तरह से मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताया कि कैसे आप अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। अच्छा चैप्टर था, काफी मतलब एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज उन्होंने हमें दी है इस वाले चैप्टर में, जो कि एक कहते हैं ना किताबी ज्ञान नहीं है, एक प्रैक्टिकल नॉलेज है कि हमें ये चीजें हमारी अंदर होनी चाहिए, तभी हम सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो आई होप, ये बहुत लंबा चैप्टर था जो कि हमने 2 पार्ट में किया, और 2 पार्ट में भी हमें बहुत ज्यादा टाइम लगा। थैंक यू जयश्री जी पढ़ने के लिए, थैंक यू रूबी जी जो थोड़ा सा पढ़ा आपने, थैंक यू सो मच।
बहुत बड़ा था पर बहुत जी। इंटरेस्टिंग था हाँ हाँ चैप्टर। जी, हाँ पूरा उन्होंने जिस्ट दे दिया कि लीडर क्या होता है, लीडर की क्या क्वालिटीज होती है। हमें भी अपनी अंतर हम्म, आत्मा में झांकने की वो पड़ेगी, मतलब हमारे अंदर क्या क्या कमी रह गई है, हाँ जो हाँ हमें पॉइंट जो दिए हैं ना वो हाँ अच्छे जी, हैं। बहुत अच्छे पॉइंट है। और ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि उन्होंने ये बोला कि अपने किसी जानकार से चेक कराइए जो कि आपको बिल्कुल सही तरह से बता सकता है और वो आपसे हाँ। डरता ना हो। अभी जैसे मैंने तुमसे चेक कराए तो तुम बोलोगी नहीं राखी तुम्हारे में अंदर तो ये है, तुम्हारे अंदर तो ये है। तो ऐसे आदमी से चेक ना कराएं, ऐसे आदमी से चेक कराएं कि जो बिल्कुल आपको सटीक बताए कि नहीं ये तुम्हारे अंदर तो है नहीं, भाई तुम ये ऐसा चीज नहीं है तुम्हारे अंदर। तो बिल्कुल ऐसे आदमी से चेक कराएं कि जो आपको बिल्कुल ठीक तरह से बताए कि ये आप में अंदर अभी कमी रह गई है, अभी आपको इस पर वर्कआउट करना है। तो ऐसे और वो हम्म, राखी जी ऐसा बताते नहीं है लोग, कमी कोई नहीं बताता है। नहीं 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 नहीं, आपका अगर जो ट्रू हितैषी फ्रेंड होगा वो आपको बिल्कुल गाइड करेगा, बिल्कुल गाइड करेगा। जो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से जानता है, आप अपने हस्बैंड से ही पूछ लीजिए ना, अपनी वाइफ से ही पूछ लीजिए, तो वो आपको बिल्कुल बताएगी आगे नहीं ये क्वालिटी है और ये नहीं है। तो आपको बिल्कुल सही तो घर में ही मिल जाएगा इंसान जो आपको बताएगा कि ये ऐसा है और ऐसा नहीं है। और बाकी इस उसने जो पूरे साल में बोला है ना हाँ कि ऐसे पूरा साल का निकालो ऐसे, इस साल में आपने क्या गलती की और अगले साल के लिए आप हाँ ऐसे हाँ सोचो हाँ कि हाँ आप हाँ और हाँ क्या हाँ करने जी वाले जी हो। वो बहुत अच्छा लगा कि हाँ, ये अभी ये साल पूरा होने वाला है तो हम में कितना चेंज आया, चेंज और आया। आगे नए साल के लिए हम क्या सोच रहे हैं और क्या और हाँ, करना तो चाहते हैं वो हमारे में पहले से सुधार ही, हो। मतलब जो मेरा ये नॉलेज जो भी मैंने पढ़ी है, जो मैंने पढ़ा आजकल, वो यही है कि आप अपने आगे 15 साल का पूरा बना के रखिए कि 10 साल या एक डेकेड का, कि 10 साल में मैं इस जगह से इस जगह पहुंच जाऊंगा, मेरी लाइफ में मेरा ये गोल है। पूरे सब तरह के गोल लिखिए, अपने फाइनेंशियल गोल लिखिए, अपने हेल्थ के गोल लिखिए, अपने मतलब मनी से रिलेटेड गोल लिखिए, अपने करियर से रिलेटेड गोल लिखिए, और भी जो भी कुछ आपका सकता है, कोई हॉबी से रिलेटेड गोल हो तो वो लिखिए। वो आपका पूरा लिखित होना चाहिए कि मेरा ये लिखित है, और प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। और फिर आप हर साल, जैसे एक साल का इन्होंने एक साल का बताया, पर मेरा कहना है कि पूरा 10 साल का एक अलग लिखिए कि जो आपको 10 साल बाद अपनी लाइफ दिख रही है। और उसके बाद हर साल का एक अलग अलग लिखिए, और फिर आप देखिए कि मैंने वो जो गोल एक साल में देखा था, ये मैंने ये सोचा था, क्या मैं उस तक पहुंच गया या उसमें मेरी कई कमी रह गई। तो जब आपके दिमाग में लिखा होता है ना, तो आप उसकी तरफ बढ़ते हो। एक होता है कि आपने सिर्फ ऐसे ही बता दिया कि मैं अगले साल तक ये मैं 12 सूर्य नमस्कार कर लूंगा या 20 सूर्य नमस्कार कर लूंगा, तो आपने ऐसे ही सोच लिया। लेकिन जब आपके पास लिखित होता है ना, तो आप उस पर वर्कआउट करते हो, उस पर वर्कआउट होता ही होता है, आप उसकी तरफ जाते ही जाते हो। तो आप लिखित अपना लिखिए कि अगले साल आप क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, और हर चीज का अलग अलग कॉलम बनाइए कि ये मेरा फाइनेंस से रिलेटेड मेरा ये गोल है, ये मेरा हेल्थ से रिलेटेड गोल है। आपके अलग अलग लिखे होने चाहिए। फिर आप साल के अंत पे चेक करिएगा, तो फिर हम लोग सब एक साथ ही रहेंगे, हम ये किताबें पढ़ते रहेंगे। तो आप सब लिखिए, फिर मैं आपसे अगले साल पूछूंगी कि आपका क्या रहा, कैसा रहा और मैं भी लिखूंगी, फिर मैं अपना भी बताऊंगी। तो सब लोग लिखिए अपना अपना, क्योंकि अब ये साल का अंत आने वाला है। और इस साल भी चेक करिएगा कि क्या मेरे अंदर क्या क्या फाइनेंस से रिलेटेड अच्छाई हुई, क्या मेरे करियर से रिलेटेड अच्छाई हुई, क्या मेरे लाइफ में अच्छाई हुई, कैसा मेरा लाइफ गई इस साल में, क्या क्या मैंने नई चीज सीखी। तो वो देखिए कि क्या मैंने ग्रोथ करी या नहीं करी। तो ये सब चीजें आप लिखिए, देखिए, लिखिए, लिखने की आदत डालिए। जितनी आप अपनी डायरी बनाएंगे और पॉजिटिव चीजें लिखेंगे, उतना ही आपके लिए एक अच्छा मतलब क्या होता है ना, दिमाग को भी अच्छा लगता है। क्योंकि लिखने का क्या बोला है कि आपकी फीलिंग्स आती हैं जब आप लिखते हो ना, तो उसमें पूरी तरह से फील करके लिखते हो। तो वो फीलिंग्स जब आएंगी तो वो आप उसकी तरफ बढ़ते ही चले जाते हो। तो लिखने की आदत डालिए। राखी जी एक चीज बताई ना आपने कि हाँ पहली पीढ़ी, ये 3 पीढ़ियां होती है पैसा। एक पहली पीढ़ी पैसा मेहनत करके, हाँ रात दिन दौड़ धूप करके हाँ आदमी पैसा कमाता है, जीरो से लेकर के वो लास्ट हाँ तक हाँ अपने मकान वकान दुकान अपनी स्टेब्लिश होके हाँ हाँ सारी जी सेटिंग करता है पूरी जिंदगी मेहनत करके। हाँ दूसरी पीढ़ी जो होती है ना, ये अक्सर देखा गया है 90% जी रिजल्ट है, दूसरी पीढ़ी उसको आराम से भोगती है, वो कमाती नहीं है, आराम से भोगती है जी जी उसको। और तीसरी पीढ़ी उसको खर्च करके बर्बाद कर देती है, वो सड़क पे आ जाती है, लास्ट तक आते आते वो सड़क पे आ जाती है। ऐसा मतलब तीसरी पीढ़ी बर्बाद कर देती है, ऐसा 90% देखने में आया है। आया है।
और हम्म। चौथी पीढ़ी जो होती है फिर वो कमाती है और फिर वो वैसा ही एम्पायर खड़ा करती है। तो हाँ, इस तरह चौथी से पीढ़ी फिर दोबारा से वार से सड़क से चल करके दौड़ते, हाँ रोड पे चलते चलते। हाँ, आपका माइक बंद हो गया अंकल। तो वो दोबारा से वैसे ही होता है। लेकिन हाँ, हाँ, ये इस जगह मैंने इस पॉइंट पे आपको अपवाद बताया था, क्योंकि कई जगह ऐसे देखने में भी आया है कि जिसके पास पूंजी है तो उनके बेटों ने बहुत ज्यादा भी आगे लेकर गए हैं। तो ऐसा ये अपवाद है कि ऐसा नहीं है कि हर कोई गवा देता है या हर के साथ ऐसा ही होता है ना। कई लोगों ने जनरली होता है, मैक्सिमम ऐसा ही होता हाँ है। हाँ, जनरली हाँ, उधर थोड़ी सी पेरेंट की कमी रह गई होती है, जहाँ पेरेंट ने बताया नहीं होता है या बच्चों को इतना आगे बढ़ने की शिक्षा नहीं दी होती है। जैसे अब आप धीरू भाई अंबानी का देखिए कि उनके बेटे मुकेश अंबानी ने आगे बढ़ाया ना, उनके पास भी इतना कुछ मिला था तो उन्होंने भी आगे बढ़ाया। तो अपवाद है इस चीज में, हर जगह नहीं देखने को मिलेगा आपको। लेकिन हाँ, आपको आपने अपने घर में भी देखा होगा, मैंने अपने घर में भी देखा कि बच्चों ने आगे बढ़ाया। तो हर जगह नहीं है, लेकिन कई जगह ऐसा है भी कि आप कंफर्ट जोन में आ अब जाते ये चेंज हो गया है सिनेरियो, ये पहले के जमाने हैं। का हाँ सिनेरियो था, अब ये हाँ सिनेरियो हाँ, नहीं है। नहीं है, यही ना, यही मैं बोल रही हूँ कि ये वाला मैं, पॉइंट पे मुझे अपवाद मैंने दिखाई। अपने जमाने में ऐसा सिनेरियो बहुत देखा है। हाँ, आपने अपनी लाइफ में देखा ना, तभी मैंने इस पॉइंट पे रुक कर ये बोला कि ये अब अपवाद हो गया है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये बुक भी पहले की लिखी हुई है। तो ऐसा अब नहीं है कि हर इंसान ही गवा देता है या हर बच्चा ही गवा देता है, बल्कि अगर किसी के पास इतना मनी है या उसके फादर के पास इतना मनी है तो वो आगे बढ़ता ही बढ़ता है, वो आगे बढ़ाने की और सोचता है। तो उसके पास क्योंकि इतनी कैपिटल है तो उसके पास उतनी कैपिटल से वो आगे और बढ़ सकता है, वो और बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है। एक बच्चा है जिसके पास पापा के पास कुछ नहीं है, पेरेंट के पास नहीं है, तो उसको बढ़ने में बहुत टाइम लगता है। और जिसके पास इतनी पूंजी है तो वो और मल्टीपल तरीके से बढ़ जाता है। तो ये एक अपवाद मुझे लगा इस पॉइंट पे, इसलिए मैंने बोला था। बढ़ भी जाता है राखी जी, और हाँ, उसमें गलत रास्तों में पड़ के बर्बाद भी कर देता नहीं जी अंकल, ये वही है कि ये अपवाद है। जो मैंने देखा वो है। मेरी सोच से मैंने बताया। हो सकता है आपने जो देखा वो आपकी सोच सही है। तो ये इस पॉइंट पे जो इन्होंने, नेपोलियन हिल ने भी बताया था कि शायद ऐसा हो जाता है, पर मेरी सोच ये है कि नहीं, अगर हम अच्छी तरह से रहें और अगर हम बच्चे को सिखाएं कि पैसे की वैल्यू, तो बच्चा आगे बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है। अभी इधर हमारे इंडिया में ही बहुत सारे हैं, बिरलाज हैं, टाटाज हैं, जिन्होंने अपनी जनरेशन्स को आगे बढ़ाया है और आगे भी बढ़ा रहे हैं पैसे को। ऐसा नहीं है कि उनके बच्चे बर्बाद कर रहे हैं या गलत आदतों में पड़े हुए हैं। समय के साथ बच्चे चेंज होते हैं, समय के साथ सब चीजें चेंज होती हैं। कुछ अगर हम देखेंगे तो हमने अपने पेरेंट्स से ज्यादा किया, कुछ हमारे बच्चे हमारे से ज्यादा कर रहे हैं। तो समय की ये मांग होती है, एनवायरनमेंट की ये मांग होती है। ऐसा नहीं है कि हर बच्चा गलत है या कोई बिगाड़ देगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच है। और तो आपने ये बताया ना पूंजीपति का, हाँ जी, जैसे जो अमेरिका में पूंजीपति के हिसाब से चलते हैं तो वो डेवलप कर गया। हाँ हमारे जी, यहाँ पहले जो कलकत्ता था ना, इंडिया का सबसे मतलब है हाँ इंडस्ट्रियल जगह हाँ थी, हाँ जी, जब देश आजाद हुआ था। हाँ जी, बाकी वहाँ पे वो मार्क्सवादी सरकार आ गई, उन लोगों ने हाँ लेबर को ज्यादा माइंड दिया, लेबर को ज्यादा ध्यान दिया, हाँ जी, पूंजीपतियों को ध्यान नहीं दिया, हटा दिया उनको। तो वो हाँ आज मतलब स्टेट ही बहुत पिछड़ गया, भयंकर पिछड़ गया। हाँ जी, तो जहाँ वही है। जहाँ जहाँ पूंजीपति नहीं रहेंगे तो वो जगह पिछड़ जाएगी, ऐसा ये हाँ उदाहरण है बंगाल का हमारे पास। हाँ जी, तो उन्होंने, हम्म, अमेरिका ने ये इस पर ध्यान दिया और वो आगे बढ़ते चले गए। हाँ। तो वही चीज है कि उन्होंने बहुत अच्छा समझाया है। तो इसके साथ हम चलिए अपने एफर्मेशंस बोलते हैं सब लोग मिलकर। मेरे पास आसानी से पैसा आता है। मेरे मेरे पास पास आसानी से आसानी से पैसा आता आता है। है। मैं अमीर हूँ। मैं मैं अमीर हूँ। अमीर हूँ। मैं जिस काम को भी करती हूँ उसमें लाभ ही लाभ होता है। मैं मैं जिस जिस काम को काम को करता करती हूँ उसमें हूँ लाभ ही उसमें लाभ लाभ ही होता लाभ है। है। मैं धन और प्रचुरता को आकर्षित करती हूँ। मैं मैं धन धन और और प्रचुरता को प्रचुरता को आकर्षित आकर्षित करता हूँ। करता हूँ। पैसे को लेकर मेरी सोच सकारात्मक है। पैसे पैसे को को लेकर मेरी लेकर सोच मेरी सोच सकारात्मक है। सकारात्मक है। थैंक यू इतना सारा समय देने के लिए और सब चीज सुनने के लिए, थैंक यू सो मच। तो कल नहीं मिलेंगे, अब हम सीधे वेडनेसडे को मिलेंगे। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हमारी क्लास होगी।
और चैप्टर 8 के साथ मिलते हैं। चैप्टर 8 छोटा ही है तो वो एक बार में ही फिनिश हो जाएगा। आज का चैप्टर काफी लंबा था जिससे हमें 2 पार्ट में इसलिए डिवाइड करना पड़ा। तो चलिए कल फिर वेडनेसडे को मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच राखी जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच नंदिनी जी। थैंक यू। थैंक यू।